हैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग में, जहाँ पे उन सभी का रीयूनियन हो जाता है। हमारी मिगरी की वाइफ उसे कुछ समय के लिए बाहर बुलाती है। वो कहती है कि हमारे जो बेटे का जो हेवनली जो सोल बोन जो है ना, वो एक्चुअली इन रियलिटी में जांग रुई पकड़ने से पहले ही वो गायब हो गया था। मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा था कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर लेकिन जब मैंने अपनी बॉडी की बेटे की बॉडी चेक की तो वो ऑलरेडी वहां से गायब था, जांग रुई उसको किडनैप करने से पहले। और तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो कैप्चर होने से पहले ही वो किसने चुरा लिया था उससे? बोला यस। पर लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब यदि रांगशी उसके साथ हो, जब यदि हमारी शाओ यिंग उसके साथ हो, और शाओ यिंग हमेशा उसके साथ ही एक सिंगल सेकंड भी उसे मतलब कि दूर नहीं किया था। पर पता नहीं कौन सा ऐसा वो मतलब कि पल था जिस समय वो दोनों अलग हो गए थे, या वो बेहोश हो गए थे, तब उनसे उनका वो ले लिया गया था। तब मतलब कि यानी कि किसी ने ऑलरेडी प्लान बना के रखा था। जोंग डोंग तो यानी कि बस एक मोहरा था। क्या ये जोंग डोंग या फिर उसके 9 क्लाउड सेक्टर ने, या फिर इससे भी कुछ और, या फिर इससे भी बियॉन्ड हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और ऐसा 9 क्लाउड सेक्टर जो कि हमसे छुपा रहा है। समय है यदि कि मूव करने का। तो तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये बूढ़ी तो नहीं है? क्योंकि मत भूलो वो उसी का ही डिसेंडेड है, हमारा बेटा उसी का ही डिसेंडेड है। मुझे यदि अगर वही है तो फिर मुझे अब ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। वो जब आएगा तो मैं उसे देख लूंगा। पार्ट के पे हम देखते हैं, हाँ माँ मेगेटा अपने बेटे को एक हथियार देता है कि ये लो तुम्हारे लिए हथियार है। वो कहता है बड़ा भारी है, सच में बहुत ज्यादा। वो कहता है कि तुम्हारी फाउंडेशन अभी सही ढंग से बिल्ड नहीं हुई है, तुम्हें अभी थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो उसे अपने थोड़ी पावर देता है। वो कहता है कि हाँ अब मैं उठा सकता हूँ, पर अभी भी बहुत ज्यादा भारी है। वो कहता है कल्टीवेट करो अच्छे से। आराम देते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है आप क्या कर रहे हैं डैड? वो कहता है तुम्हारी मदद कर रहा हूँ कल्टीवेशन में। वो कहता है कि वो दोनों जिस हिसाब से कर रहे हैं क्या मैं नहीं कर सकता? वो तो नहीं, वो ऑलरेडी एडवांस लेवल पे है, तुमने तो अभी शुरू की है, तो तुम्हें प्रैक्टिसिंग की जरूरत है। वो कहते हैं सीरियसली। दूसरी तरफ हम देते हैं सेक्टर हॉल में। वो कहता है मास्टर उस लिंक्टियान ने मेरी उंगलियां तोड़ दी हैं, यहाँ तक कि उसने मुझे किसी प्रकार का कोई भी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। वो कहता है उसकी इतनी मत मास्टर। अभी उसका डिसेबल कहता है कि सेक्टर मास्टर मैं सारे इलाइट लोगों को इकट्ठा करके उसकी तरफ अटैक करने बढ़ता हूँ। वो यहीं रुक जाओ, हम चलते हैं उसका पीछा करने। होता है कि सुवोट यहाँ तू अभी करंट सेक्टर लीडर भले ही है, पर लेकिन है तो मैं वो बात नहीं रही जो कि पहले रही। जल्द ही तू सेक्टर लीडर की पोजीशन खोने वाला है। सेक्टर के हम देते हैं वहां पे। वो कहता है कि ट्रूली सच में मैं बहुत पावर फील कर रहा हूँ, मेरी कल्टीवेशन बहुत बढ़ चुकी है, इनका टैलेंट तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी वो देखता है कि एक मिनट, वो तो होता है डिंग टियांग, मैं अपने साथ इलाइट डिसेबल को लेके आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है, तभी हम देखते हैं वहां पे यांग यांग माँ युआंग आ जाता है और उसे दूर कर देता है। ये देख के वो कहता है कि क्या, नो वे, वांग ही माँ युआंग के द्वारा एक रिलम एक अटैक से पीछे हट गया। भाई दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो कहता मैं केयरलेस हो गया था, पर लेकिन वो वापस उसे फेंकता है। वो कहता है अगेन मैंने बिल्कुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। वो कहता नो वंडर, क्या आखिरकार ये चूज क्यों नहीं किया गया था, माँ युआंग क्यों चूज किया गया था? वो कहता पता चल गया, इन द एंड ये बस नेपोटिज्म के कारण यहाँ तक आया है, इसके अंकल के कारण। वो कहता बकवास करना बंद करो, मेरी मदद करो। तो यदि मैं माँ युआंग को नहीं रोक सकता तो फिर यानी कि लिंक के अंक के साथ ऐसा इसने क्या ट्रेनिंग की होगी दो दिन के अंदर, जिसके कारण ये मुझे हरा रहा है। मैं सबसे ज्यादा पावरफुल चीफ डिसेबल हूँ, मुझे अपनी पावर को रीगेन करना होगा। मैं हार नहीं मान सकता। और वो एक पिल खाता है जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है कि आज मैं तुम तीनों का दरसा अलग कर दूंगा। हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि इसकी पावर पता नहीं सडनली कैसे बढ़ चुकी है, नहीं मुझे इसे रोकना होगा। और वो भी अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करता है और उसे दूर धकेल देता है। वो कहता है कि नॉट इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन, मैंने पावर कंडेंसिंग पिल भी खाई थी पर फिर भी। कहता है कि मैंने सच में वांग ही को हरा दिया, मेरी रिलम अभी इंक्रीज भी नहीं हुआ। वो कहता मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता मुझे बिलीव नहीं हो रहा, 2 दिन में इसने ऐसा इसको क्या सिखा दिया, ये तो सच में ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो कहता है कि तुम्हारा रिलम ज्यादा मैटर नहीं करता, वास्तव में स्ट्रेंथ ज्यादा मैटर करती है, विल पावर, समझे। और रही बात करें, मैंने बस तुम्हारा एग्रीमेंट पूरा किया, हमारे बीच में मास्टर डिसेबल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये देखिए वो कहता है कि माँ युआंग का ओरा पता नहीं अचानक से कैसे बढ़ गया है, मुझे बड़ा पावरफुल फील हो रहा है। एक मिनट, कहीं इसने वो हार्ट बर्निंग टेक्निक तो इसे नहीं सिखा दी? लिंग टियांग क्या तुमने इसे हार्ट बर्निंग टेक्निक सिखा दी? ये सुन के वहां सभी हैरान हो जाते कि क्या? मैंने तो वही किया जो कि बस इसकी सिचुएशन और इसकी कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग सही था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि साले कमीने, तूने हमारे सेक्टर का ट्रेजर को लीक कर दिया इतनी आसानी से। मुझे लीक कर दिया? कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने आखिरकार? क्या ये तुम्हारे सेक्टर का डिसेबल नहीं है? क्या ये तुम्हारा इलाइट डिसेबल में से नहीं है? मैंने तो बस जनरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ये आगे नहीं उस पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, समझे। और वैसे भी टेक्निक में ज्यादा कुछ नहीं होता, उसे यूज करने वाला, उसे तरीका, उसको सीखने का तरीका होता है, उसे यूज करने का जो तरीका था ना, वो टेक्निक को वास्तव में इनविंसिबल बनाती है, ना कि टेक्निक। हो गया लिंक ट्यांग, तू कमीने, ना केवल तूने हमारे यहाँ के टॉप डिसेबल की मुझसे मेरी पोजीशन सुन ली, बट तूने इसे वो टेक्निक सिखा दी जो वास्तव में मैं सीखना चाहता था। वो कहता है कि तू, हाँ तो क्या कर दिया? हो तो तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है देन तू भी मर जा, और उसे वहां पे मार देता है। हम देखते हैं, ये देख के वो कहता है कि तूने मेरे भतीजे को मार दिया।
वो कहता हाँ क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। वो कहता कमीने, तभी हमामेट उसकी वहां पे उंगली को भी तोड़ देता है। कहता मेरा पेशेंस जा रहा है धीरे धीरे, मेरे पास समय नहीं है शब्दों के ऊपर बात करने का। वो कहता है कमीने तू, हम देते हैं। वो वहां पे उसकी बाकी सारी उंगलियां भी तोड़ देता है। वो कहता है लिंक यहाँ, तुमने पहले क्या कहा था, ये अनरिस्पॉन्सिबल है। तुम यहाँ पे हमारी सेक्टर टेक्निक को यहाँ पे इस प्रकार से कैसे बर्बाद करते हो, तुम क्या मुझे सेक्टर लीडर के रूप में सीरियसली नहीं लेते क्या। होता है तुम्हारे खुद के पास बस कुछ दिन ही बचे हैं, बस एंजॉय करो, समझे, ऐसा ना हो कि क्या आखिरकार तुम किसी के द्वारा मारे जाओ। चलो ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। वो कहता है कि मेरे पास कुछ दिन बचे हैं या तेरे पास बस कुछ दिन बचे हैं। हम देते हैं टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जहाँ पे हम देते हैं शुआंगयिंग सेक्टर जो है वो वहाँ पे अपीयर होता है। पूरा इंटायर शुआंगयिंग सेक्टर वहाँ अपीयर होता है, जिसको देख के वहाँ पे सभी के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि पूरा इंटायर शुआंगयिंग सेक्टर यहाँ आ गया है, बाप रे। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सेक्टर मास्टर आप भी यहाँ आएंगे अपने डिसेबल्स के साथ। वो कहता है कि फ्लैट विलिंग सेक्टर, सच में यार तुम, हम अपना पूरा इंटायर सेक्टर यहाँ लेके आए हैं आज, वो ना केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है। वो कहता है कि एक मिनट, ऐसा मत कीजिए कि आप ऑलरेडी सेंट एम्पर इलम पे पहुंच के हैं। वो कहता है देखा जरा इन बंदों को, वाह हमें लगा था कि कोई नहीं होगा पर लेकिन इन्होंने देख लिया। वो कहता मास्टर इनकी बातों में मत आना, यहाँ पे एक बंदा है जो कि बहुत पावरफुल है, जिसने आपकी सबसे पावरफुल टेक्निक मेरी लॉक डीमन सोर्ड फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया। वो कहता है कि अरे यार तू कितना बेवकूफ है, तेरी वाली जो सोर्ड डीमन टेक्निक है ना वो बहुत कमजोर है, मास्टर की सबसे पावरफुल है। यहाँ तक कि वो जो वीरा वीस्ट है ना वो भी बस एक बिल्ला था, जबकि अब तो तूने अपना एक हाथ भी खो दिया, तो तेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि मेरे सामने भी खड़ा हो। वो कहता है मैं डेफिनेटली इस पूरे सेक्टर को मौत की नींद सुलाऊंगा। और तो सेक्टर मास्टर ज्यादा पोलाइट नहीं होंगे, तुमने मेरे सेक्टर के लोगों को ऑफेंड किया है। यदि अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे सेक्टर की एक ब्रांच बन जाओ, हम एक फैमिली बन जाएंगे और अपने सारे रिसोर्सेस हमें हैंड ओवर कर दो, हम आपको हल्का हल्का देते रहेंगे। अदरवेज, वो कहता है अदरवेज की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। वो कहता है कि बंदा यही था जिसने आखिरकार मेरे दोनों असिस्टेंट्स को मारा था। वो कहता है कि अच्छा तू जिंदा बच गया, तू मुझे, मैं हैरान हूँ। चलो अच्छा है तू यहाँ सबको लेके आ गया, सुनो यहाँ कोई बारी बारी नहीं होगी, एक ही बार में सब आओ। मुझे लगा कि तेरे को किसी आराम से सब पावरफुल बंदे ने हराएगा, तू एक बेवकूफ से आके आ गया और ये डायरेक्ट मास्टर को चैलेंज कर रहा है। उधर सेक्टर मास्टर गो प्लीज इस बंदे को ऑफेंड मतलब कि लीजिएगा मत, ये हमारे सेक्टर से बिलोंग ही नहीं करता, हम तो इसके कुछ नहीं लगते। होता नो वंडर कि तुम्हारा सेक्टर इतना अमीर कैसे बना। तुम्हारे पास एक सबसे कमाल का टैलेंटेड बंदा है। वजह सुन, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो ज्यादा बकवास में ध्यान रखता है, सीधा एक्शन में ध्यान रखता हूँ। तेरे को आना है तो आ, तू एरोगेंट है, तू मेरे मास्टर को धमका रहा है। हमारा मेगडा वहां पे उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता बाप रे, वो कहता बस एक हल्का सा डर ही काफी है इसके लिए, तो ये तो कुछ बराबर नहीं है। वो मास्टर इस बंदे को क्यों ना मैं सबक सिखाता हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रहेगी। वो हाँ क्यों नहीं, तुम अपना स्पिरिट पावर दिखाओ इनको कि तुम किस लेवल पे हो। वो कि तो आओ भेजो, तुम किसको भेजना चाहते हो सबसे पहले, मैं सबको हराने के लिए तैयार हूँ। वो कि किंग रेलम, वाह। वो मेरे बेटे आओ, हम देते हैं। वहां मामेगड अपने बेटे को भेजता है। वो कहते क्या मजाक है, ये एक बच्चे को भेज रहे हैं। वो कि यकीन नहीं होता मास्टर इतने रतलस कब से हो गए। वो कहता है एक बच्चा। तुम एक बच्चे को मुझसे फाइट करवाना चाहते हो। वो कहता है ये अपने रेलम पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, यदि अगर तुम इसके बराबर हो जाओ तो लिख के ले लो, ये तुम्हें हरा देगा। वो कि अच्छा मैं चलो बच्चों के साथ भी खेल ही लेता हूँ। ठीक है बच्चे, मेरे साथ मजाक मत करना, तुम एक ट्रांसजेंडर रिलम के बंदे हो तो ठीक है, मेरा ओपोनेंट के बराबर की मैं पावर रखूंगा। मुझे लगता है तुम थोड़े से ताकतवर होगे, तो मैं अपनी रिलम को तुम्हारे लेवल के बराबर कर लेता हूँ, जिससे तुम मुझे ये ना कह सको कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि क्या सच में सर अपना ट्रांसजेंडर लेवल पे पहुंचेंगे। वो तो भाई कुछ ही दिनों में ये बच्चा ट्रांसजेंडर लेवल पे पहुंच गया, क्या बात है। वो तो मेरे भाई से हरा दो। वो उधर सुन, क्या वही वो बच्ची है सेलेस्टियल बॉडी वाली जिसके बारे में तो बात कर रहा था। वो तो हाँ, मेरी डिवाइन आई कभी झूठ नहीं बोलती। वो तो गुड, यदि अगर इसके पास सेलेस्टियल बॉडी है तो मतलब कि मैं जल्द ही एक एम्परर बन जाऊंगा, यदि इसकी बॉडी का मैं इस्तेमाल करूंगा तो। तभी हम देते हैं हमारा बच्चा उसके ऊपर अटैक करता है, वो बच जाता है। वो कहता डायरेक्ट स्नीक अटैक, तेरे को तेरे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या। वो कहता है यदि जब बंदे बात कर रहे हो या फिर दुश्मन बहकावे में हो, डिस्ट्रैक्ट हो, तब उसके ऊपर अटैक करना। हम देखें वो उसके ऊपर तनादर अटैक कर ही रहा होता है। वो कहता है कि ये बच्चा ट्रांसजेंडर रिलम पे है पर फिर भी इतना पावरफुल है यार। वो उसके अटैक से बच रहा होता है और अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो कहता है इसकी मूवमेंट, और हम देखते हैं ये सब कुछ वहाँ पे सुई देख रहा होता है कि अपने बाप के साथ ट्रेनिंग करने के कारण, यहाँ तक कि इसके पास लाइफ एंड डेथ डिवाइन स्क्रिप्चर भी है जिसके कारण ये इतना पावर है, इसकी सेंसेस बहुत पावरफुल बन चुकी है। यंग मास्टर जो है उसके सामने ये बंदा एक चींटी के बराबर है। वो कहता है कि ये अभी भी मेरे को मार ही रहा है। हम देखते हैं हमारा बेटा जो होता है वो अपनी बाप की बातें याद कर रहा होता है कि दुश्मन के हमेशा विटल पॉइंट पे अटैक करना, और विटल पॉइंट ना मिले तो हर जगह अटैक करना, पर रुकना मत, अटैक मत रोकना, ठीक है, क्योंकि उसे मौका नहीं मिलेगा। वो कहता है यदि अगर मुझने मुझ पर अटैक किया तो वो था कि तो ठीक है अटैक से बचना, पर लेकिन लगातार अटैक पे अटैक, एक ही जगह पे फोकस रखना, और हर जगह पे भी हम देखते हैं वो वापस उसके अटैक से बचता है और डायरेक्ट एक और अटैक करता है। वो कहता है कि इस बच्चे का कल्टीवेशन लेवल ट्रांसजेंडर लेवल पे है पर फिर भी मैं ऐसा नहीं जीत पा रहा।
बच्चे तूने मुझे मजबूर कर दिया, और अपने पाव को रिलीज करता है। ये देख के वो कहता है कि किंग रिलम जैसा एक्सपेक्ट था यंग मास्टर से। वो कहता है कि किंग रिलम ये बंदा फ्यूचर में जल्द ही एम्पर रिलम को भी क्रॉस कर सकता है। अगर यहाँ पे यदि सीनियर ब्रदर बू फैंग होते तो मेरे ख्याल से हम लोग जीत सकते थे। वो कहता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम एक चीटर हो। यंग मास्टर, हाँ आपने अपनी बात तोड़ दी, हाँ आपने अपने रिलम को ऊपर कर लिया इस बच्चे को हराने के लिए, आप तो अपनी बातों से पीछे चले गए। होता है शट अप। वो कहता है तुम चीटिंग हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। वो कहता है तू लड़की, हम हमारा बेटा आ गया होता है कि मेरी बहन को हाथ भी मत लगाना। वो कहता है कि अच्छा तो इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, तेरे सामने ही मैं इसकी पूरी बॉडी को रिफाइन करूंगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो याद करता है कि यदि अगर तुम कमजोर है और तुम्हारे सामने वाले के अपोनेंट की कल्टीवेशन ज्यादा हुई तो तुम एक जगह फोकस रख के अपनी पूरी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके उस अटैक के अंदर भर दो। वो कहता है ठीक है तो, और वो अपनी कल्टीवेशन का फोकस कर रहा होता है एक पॉइंट पे, और वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि सच में तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो। वो होता है कि आई होप दैट स्क्रिप्चर काम कर जाए। यंग मास्टर की आई नो पावर अभी भी सीमित है, पर फिर भी यदि अगर ये और ज्यादा ब्रेक थ्रू करे तो ये इनके लिए बेटर है। पर लेकिन उसको सबसे पहले इनको इनके इसके ब्रेक को तोड़ना होगा। हम देखते हैं मार्मेटर वहां पे आ रहा होता है। वो कहता है कि ये बच्चा ये ट्रांसजेंडर रिलम पे होने के बावजूद भी मुझे ह्यूमिलेट कैसे कर सकता है। वहां एक धमाका होता है, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम मार्मेटर आता है। होता है कि याद रखो यदि दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो सही समय रहते हार मान लो और वहां से निकल लो, और अगली बार ताकतवर बन के आओ। मुझे ठीक है, वो तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तेरे पास स्ट्रेंथ होगी, पर ये यूजलेस है। आज मैं पूरे सेक्टर को तबाह कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तभी मार्मेटर वहां पे उसे मेल्ट कर देता है। वो कहता है कि दुनिया देखने का सपना सिर्फ तेरा सपना ही रहेगा। ओह, अब ये यहाँ पे नहीं रहा तो अब आगे और कोई आना चाहेगा। ये देख के वो कहता है कि तूने मेरे बेटे को मार दिया, मार दो पूरे सेक्टर को। वो सभी लोग वहां पे मिलकर अटैक करते हैं कि पूरे यहाँ पे एक बंदा नहीं रखना चाहिए। वो सभी लोग वहाँ फॉर्मेशन बनाते हैं हमारे मेगट को फंसाने के लिए। वो कहता है कि ये लोग तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्मेशन लगा रहे हैं, बाप रे हाउ ये कितना पावरफुल डिसेबल होगा। वो कहता है कि यार हमें उसे रोकना होगा। वो कहता है कि अब नहीं रुकेगा, अब मैं यहाँ पे तुम्हारे सारे सारे लोगों को मार दूंगा, तुमने मेरे बेटे को मारा है। वो कहता है कि बेकार। वो कहता है क्या? वो कहता है कि ये पावर कितनी बेकार है, और हमारा बेटा पल भर में वहां पे उस फॉर्मेशन को तोड़ के वहां पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को समन करता है। वो कहता है कि परमात्मा के नाम पे मैं तुम्हें सजा देता हूं, और उनके सारे डिसेबल्स के ऊपर अटैक करने लगता है। उसके सारे डिसेबल वहां मरना शुरू कर देते हैं एक साथ। वो कहता है कि नहीं ये नामुमकिन है, और हमारा मेन कटर पलक झपकते ही पूरे इंटायर सेक्टर को मौत की नींद सुला देता है। वो कहता है कि पूरा सेक्टर इसने अबॉलिश कर दिया। आई कांट बिलीव दैट, ये क्या है टेक्निक। वो कहता है पूरा सेक्टर को इसने अबॉलिश कर दिया, ये इम्पॉसिबल है। वो कहता है नहीं। वो कहता है वाह तुम बच गए, आई कांट बिलीव दैट। वो कहता है तुमने मेरे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। मैं अपने सेक्टर को बुलाता हूँ, सेक्टर से यहाँ ये हम देते हैं। वहाँ पे उसका एन सेक्टर आ रहा होता है कि कौन है। वो कहता लगता है कि मेरा सेक्टर यहाँ आ चुका है, अब तुम्हारा पूरा सेक्टर गया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो कहता है अरे नहीं अब हम क्या करें। हम देते हैं जैसे वहाँ सेक्टर आता है उसकी मुंडी वहाँ कटी हुई होती है। ये देख के वो कहता है कि क्या, और वहाँ आता है हमारा पीले बाल वाला बंदा। वो कहता है कि 3 इंसेक्टर थे, हाँ, तीनों बड़े कमजोर थे, तीनों को मार दिया फाइनली, अब मैं यहाँ सबके सामने आ चुका हूँ। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं। वो कहता है यंग मास्टर मैंने अपना काम कर दिया जैसा कि आपने बोला था, पूरे इंटायर सेक्टर को मैंने मौत की नींद सुला दिया। वो कहते तुमने मेरे सेक्टर को तबाह किया, तुमने पूरे इंटायर राइजिंग सन नेशन को अपॉइंट किया है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और वो वहां मर जाता है। वो कहता है कि स्लोली कोई ना, एक्सपीरियंस मिलेगा फ्यूचर में तुम सबको भी। वो कि मैं देख नहीं पाई क्या हुआ था, क्या वो अंकल सही थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। उधर सब खत्म है, उधर सब खत्म, अभी तो खेल शुरू हुआ है। वहां पे हम देखते हैं उनके सेक्टर का इंसेक्टर आता है। उधर सुप्रीम एल्डर, हमने पूरे सेक्टर को उधर जानता हूँ एबॉलिश कर दिया है। उधर किसी तू। वो कहता है हाँ मेजेस्टी मैं यहाँ आ गया। उधर कहाँ है वो। उधर ये लीजिए मैं ले आया, ये लीजिए वो जेड। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि जेड क्या काम आता है, पर लेकिन मेरे को पुअर ब्रांड लैंड के अंदर मिनिमम पूरे 3 दिन लग गए थे इसको ढूंढने में, और फिर बाद में आपके लिए इसको रिफाइन करने में सक्सेसफुली मैंने इसे ढूंढ लिया। क्या मैं आपका डिसेबल बन सकता हूँ सर, प्लीज कंसिडर तो कीजिए। हे क्या तुम्हें ये जेड नहीं चाहिए था ज़ुओटियांग। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं वो कहता है कि या फिर मैं तुम्हें कहूँ हिडन गोस्ट फ्रॉम द 100 गोस्ट वैली, है ना, तुम 100 गोस्ट एबियस के एक स्पाई हो, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, और तुम ही वो जिसने मेरे ससुर जी की मेडियंस को तोड़ा था, क्यों, है ना। ये सुन के वो कहता है कि तुम ये क्या फोर्स मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हो। उससे भी ज्यादा मैं एक सेक्टर मास्टर हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा अपने ही सेक्टर को बचाने के लिए, मैं एक स्पाई क्यों बनूंगा। बोलता हाँ यार ये सेंस बनाता है, लेकिन मत भूलो वो सेक्टर वाले बंदे हैं ना, वो शार्प शिफ्टिंग में बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब कि किसी का भी रूप ले सकते हैं, क्या पता ये सच में वही हो। बोलता हाँ ऐसा हो सकता है, देख क्या पता इसने स्ट्रॉन्ग सेक्टर को डिफीट किया तो इतना एरोगेंट हो चुका है यार। उधर लिंक क्या, कोई एविडेंस है। वो कहता है यदि अगर मैं गलत ना हूं तो सच में
ऐसा हो भी सकता है, मैंने भी नोटिस करने की कोशिश की, इसकी चीज़ों में कुछ तो गलत है। वो एविडेंस, हाँ है ना। हम देते हैं वहाँ पे उसकी साली और घरवाली आती है। वो कहते हैं कि जिस समय तुम लोग उससे में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे उस समय हम ज़ोडियाक के कमरे में गए थे और हमने बहुत सारा सबूत ढूंढा। वहाँ पे सारी की सारी वो फाइल्स वगैरह, किस किस को इसने कैसे कैसे पैसा दिया है, कहाँ का क्या क्या जानकारी भेजी है। वो कहते क्या ये कैसा हो सकता है, मैंने तो वहाँ पे अपनी हिडन टेक्निक लगाई थी। होता हिडन टेक्निक लगाई थी पर मुझे तोड़ना आता है। देख भांडा फूट चुका है, अब कोई चारा नहीं है। तेरा प्लान काम कर जाता यदि अगर मैं ना होता यहाँ पे। ज़ोडियाक इसकी एक्सप्लेनेशन दो। वो कहता बाहर में गई एक्सप्लेनेशन और अटैक करता है। तभी हम देते हैं वहां पे आता है हमारा ससुर और वो जोर से अटैक करता है, पर लेकिन वो बच जाता है और वो पीछे से अटैक करता है, पर हमारा ससुर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। वो कहता है कि तो वो तुम थे तो की बू फैन ने जो अभी टेक्निक इस्तेमाल की, ये एकदम वही है, वही फैमिलियर, वही हो रहा। ये वही है जिसने मेरे हड्डियों को, मेरे मेडियंस को तोड़ा था। वो तो सीनियर बता बू फैंग आप जिंदा हैं। वो कहता है कि तूने अपनी पावर को रिस्टोर कर लिया, अपनी कल्टीवेशन को भी, ये तुझे मार देना चाहिए था। तभी हम देते हैं वहां पे अपनी एल्डर उसके ऊपर अटैक करती है। वो कह रही है कि दूर हट साली। हम वहां पे आते हैं, ससुर कहता है कि मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं इससे फाइट करता हूँ। और दोनों का लवी डबी चल रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि मम्मा इस समय लवी डबी होने का समय नहीं है। वो कहता है ओ हाँ मैं इस पर फोकस करता हूँ और उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं वहाँ इंस्पेक्टर कहता है कि क्या मैं करूँ। वो कहता नहीं रहने दो, इनके ऊपर ही छोड़ दो। होता आफ्टर बू फैंग की भले ही कल्टीवेशन रिस्टोर हो चुकी है, पर लेकिन मत भूलो ज़ोडियाक ने इतने समय में अपने आप को पावरफुल बना लिया है। वो था बस देखते तो तुम जाओ यार। वो था बू फैंग भले ही तू यहाँ पे इतना पावरफुल क्यों ना हो, मैंने इस सेक्टर को ज्वाइन किया था, तूने मुझे सरप्राइज कर दिया था। सभी लोगों को लगता था कि मैं तेरे से पीछे ही रहूंगा। तुझे पता है क्यों हकीका ये जियांग हमेशा मुझे टारगेट करता है? वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उससे उसकी सेक्टर लीडर की पोजीशन छीनी है, तुमसे तुम्हारी सेक्टर लीडर की पोजीशन छीनी है, बट यू नॉन वाई, क्योंकि मैं छुपा रहता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। यही तुम्हारे मीडियंस को मैंने तोड़ दिया था, पर फिर भी मैं हमेशा तुमसे ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा पावरफुल रहूंगा। मतलब सरप्राइज अटैक हम देखते हैं वहां पे अपना ससुर कहता है कि तो ठीक है इनर डीमन टाओ अटैक, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करता है कि मेरे पास दुनिया का सबसे पावरफुल सन नीलो है, और जोर से अटैक करता है। हम देखते हैं वो वहां पे उसके चारों खाने चित कर देता है। तो तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी इंप्रूव कैसे होगी, मैंने तो तुम्हारी मेडियंस को तोड़ दिया था, रिपेयर होने के बावजूद भी इतनी नहीं बढ़ती। वो कहता मैंने क्या कहा, मेरे पास दुनिया का सबसे पावरफुल सन नीलो है। वो कहता मतलब कि 5 रिवोल्यूशनरी इमोर्टल पिल, यानी कि अब सब कुछ मेरे हाथ से जा चुका है। वो कहता मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हें लगता है क्या कि 10,000 मतलब 100 घोस्ट सेक्टर के लोगों को तुम इतनी आसानी से बुली कर सकते हो? और वो वहाँ पे एक सिटी निकालता है कि यदि एक बार मैंने सिटी बजाई तो इस सिटी से निकलने वाला जो सिग्नल है वो डायरेक्ट 100 घोस्ट सेक्टर के लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे पूरी इंटायर आर्मी यहाँ आ जाएगी और तुम्हें यहाँ बचने का चांस भी नहीं मिलेगा। ये सुन के वो कहता है कि क्या, अरे नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना, अरे यहाँ पूरे हम घोस्ट सेक्टर को नहीं संभाल सकते। वो कहता है रुक जाओ, पर लेकिन तभी वो सिटी बजा देता है। हम देखते हैं वो कहता है कि मैंने बजा दी, आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। हम देखते हैं सिटी की तुरंत उनके पास जाती है। वो कहता है कि ओए ग्रीडी घोस्ट। वो कहता है पता है पर मैं इंटरफेयर नहीं करना यार, चल 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 हम यहाँ से चलते हैं। वो कहता है कि कहाँ है तुम्हारी 100 घोस्ट सेक्टर की आर्मी, लगता है कि उन लोगों ने भी तुम्हें धोखा दे ही दिया, उनको भी पता है तो किसी काम का नहीं है। वो कहता है तो क्या हुआ, भले ही वो नहीं आए तो क्या हुआ, एज अ सेक्टर लीडर होने के नाते मेरे पास बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स है, यहाँ तक कि इस सेक्टर का डिवाइन आर्टिफैक्ट भी। उधर डिवाइन आर्टिफैक्ट, उधर हाँ इस सेक्टर का डिवाइन आर्टिफैक्ट, एज अ सेक्टर मास्टर होने के नाते मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। और वो वहाँ पे अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट को समन करता है जो कि होती है गोल्डन अजूरा गन्स। ये देखिए वो कहता है जैसा एक्सपेक्ट था मेरी सेक्टर की आर्टिफैक्ट्स। वो कहता है तो मैं लगता है कि तुम इन सब के होने के नाते मुझे रोक सकते हो, देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है कि जो कि मुझे रोक सकता है। मेरी अभी भी होप है कि वो लोग आएंगे। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, हमारे ससुर के ऊपर, ससुर बच जाता है। वो कहता है कि क्या टेरिफाइंग पावर है, बाप रे क्या पावर रखती है ये। वो कहता है कि वाट इफ अगर वो लोग नहीं भी आते तो भी क्या हुआ, मेरे पास ये पावर है, मैं अपना सेक्टर यहाँ खुद का एक सेक्टर बनाऊंगा आज। पर लेकिन उसके लिए सबसे पहले इस सेक्टर की जमीन को पवित्र करना होगा इन डिसेबल्स की मौत से, तुम सबकी मौत। पता नहीं यार ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है, मुझे डर है कि मैं नहीं टिक सकता। वो कहता नो रिस्पॉन्स यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा तजुर्बा दिखाना पड़ेगा। लिंग टियांग मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये सब कुछ आज तुम्हारे कारण ही हो रहा है। आज यहाँ पे ये सब कुछ अच्छे से हो जाता, मेरा सारा प्लान अच्छे से काम कर जाता, सक्सेसफुली मैंने यहाँ से पूरे रिसोर्सेज को वगैरह सब कुछ मैं निकालने के लिए तैयार हो जाता। पर लेकिन तू था वो जिसने आके का पूरे प्लान को चौपट कर दिया। ये सुन के एल्डर ये कहता है कि ओह अब मुझे पता लगा कि कैसे हमारा सेक्टर डिक्लाइन में जा रहा था, साले तेरे कारण ही होता। लिंग टियांग आज मैं दिखाऊंगा कि मेरा क्या कल्टीवेशन लेवल है, मुझे तू दिखा तेरा क्या कल्टीवेशन लेवल है कि तू पूरे पूरे मिस्टीरियस सेक्टर के अगेंस्ट में चला गया था, एक बार में मार दिया, मुझे बता। उधर सन्नी लो पीछे हटो, मैं देखता हूँ इस बंदे को, डिवाइन आर्टिफैक्ट कोई जोक नहीं है। वो कहता है ग्रेट एम्पर भी भली यहाँ पे क्यों ना हो, वो उसे नहीं रोक सकता। होता कि मैं ऐसे रोक सकता हूँ, हॉल मास्टर टेंशन मत लो। वो कहता तुम दोनों पीछे जाओ, अब जबकि इसने मेरा नाम लिया है तो मैं यहाँ पे मैं देखूंगा।
वो तो मास्टर यार, मुझे अपना शो ऑफ करना था सबके सामने। वो कहता पर लेकिन के पास आके का डिवाइन आर्टिफैक्ट है, प्लीज समझने की कोशिश करो, तुमने मेरे सेक्टर को बचाया है, इस समय प्लीज मुझे कुछ करने दो, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मतलब ऑल मैन, मास्टर को डिस्टर्ब मत कराओ, उन डिवाइन आर्टिफैक्ट उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो देखिए क्या, तभी हम देखते हैं वो महसूस करता है इस बंदे की पावर कि ये बंदा बहुत पावरफुल है। बाप रे, कहीं ये मास्टर का कोई डिसेबल में से तो एक नहीं है। डिवाइन आर्टिफैक्ट के सामने तुम नहीं टिक सकते बच्चे। तुम क्या अपने आप को कोई भगवान समझते हो? पर मरने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने मुझे आइडेंटिटी कब डिस्कवर की? मतलब जब पहली बार तुम मेरे सामने आए थे और जब तुमने एल्डर जून को रोका था, तब मैंने तुम्हारी एनर्जी के अंदर घोस्टली एनर्जी को डिटेक्ट किया था। होता कि नामुमकिन, एक ऑर्डिनरी पर्सन मेरी घोस्टली एनर्जी को कैसे डिटेक्ट कर सकता है? ये एक पावरफुल टेक्निक है। एक मिनट, इसका मतलब है कि तुम कहीं, वो कहता है कि बहुत अच्छा गैस लगाते हो, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहते हैं लिंग टियांग, भले ही चाहे कुछ भी क्यों ना जाए, आज तुम मेरे सामने नहीं टिक सकता, और वो अटैक पे अटैक करता है। वहां धमाके होते लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं पापा, होता डर मत, वो ठीक है। होता कि तुम्हारी आइडेंटिटी भी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी, तुम एक सोल डोमिनेटर हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। हमारा मेटर अपना आर्टिफैक्ट निकाल के वहां पे बच जाता है। सर जी हमारे मेकर के हाथ में सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट देखी, कहते हैं कि ये तो एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है। बाप रे, ये सुन के वो लोग भी कहते हैं कि क्या एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट? होता है एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट ही है जो कि डिवाइन आर्टिफैक्ट के अगेंस्ट में जाने की अपनी पूरी कैपेबिलिटी रखता है। डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो हेवन के द्वारा बनाए गए होते हैं, और सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो होते हैं उनको फोर्ज किया जाता है। सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होते हैं। कहते हैं कि इनको रिफाइन करने के लिए और इनकी पावर की लिमिट को बढ़ाने के लिए इनको और ज्यादा सेक्रीफाइस, सोर्सेस, ब्लड, फ्लैश, इन सब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट इसी प्रकार से काम करते हैं। डिवाइन पावर की एक लिमिट होती है, पर लेकिन सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की कोई लिमिट नहीं होती। इसे तुम जितना बना सको उतना पावरफुल तुम बना सकते हो, यदि अगर तुम्हारे पास इतनी क्षमता है तो। क्योंकि कहते हैं कि यदि अगर एक बार इसको पूरी तरीके से चार्ज कर दिया गया, पूरी तरीके से पूरी पावर दे दी गई, तो ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट एक पूरे रिलम को भी बड़े आराम से तबाह कर सकता है। सेक्टर वहां कहता है कि जैसे कि सेलेस्टियल मतलब कि पिल्स जो होती है वो 1 से लेके 9 रिवोल्यूशन रैंक तक होती है, ठीक उसी प्रकार से सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट भी फर्स्ट ग्रेड से लेके 9th ग्रेड तक होके होते हैं। जबकि मुझे इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट का ग्रेड इनके हाथ में जो है वो मुझे ग्रेड पता नहीं चल रहा है कोई कितना है, पर आई गेस कंफर्म कि ये जो है ये कम से कम मिनिमम बोले कि 6th या फिर 7th ग्रेड से तो कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही हो सकता है। मैं भी इसके अंदर जो पावर निकल रही है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये आदमी मेरे को कब तक इस प्रकार से पकड़ के रखेगा यार? कहते कि मतलब कि जीजा जी अगर यहाँ पे हैं, उनके हाथ में ये सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है, मतलब कि हमारे पास अभी भी एक होप है। हम देखते हैं, बाप कहता है कि अब मुझे जानना है, मेरा सन लो, मेरा दामाद है कौन, इसने मेरी मेडियंस को ठीक कर दिया, इसके हाथ में सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट्स के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में इसे इतना पता है। ये कौन है? अननोन है। इसका कल्टीवेशन लेवल भी एक पूरी तरीके से अननोन है। ये एक ओवर पावर्ड है। उसके ऊपर अपने अटैक्स अपने आर्टिफैक्ट की मदद से अटैक करता है, पर कभी हम एक अपने आर्टिफैक्ट की मदद से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, और नलिफाई करने के बाद वो डायरेक्ट हमारे उसके मास्टर के ऊपर अटैक करता है। होता सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट। मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी सारी चीजें तुम्हारे पास होगी क्या। एक मिनट वेट, ऐसा तो मत करना, कहीं 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 तुम्हें तो थे वो जिसने कियांग यू माउंटेन को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। कहता है कि कौन हो तुम, क्या हो तुम? हमारा मेट कहता है कि मैं तुझे क्यों बताऊं, क्या तो मेरा कोई बाप लगता है? और एक जोर से पावरफुल अटैक तैयार करके हमारे उस सेक्टर लीडर के ऊपर छोड़ देता है। पर लेकिन सेक्टर लीडर भी तुरंत उसी समय वहां पे एक जोर से अटैक करता है, पर लेकिन वो नीचे आके गिरता है। तभी हमारा मेट उसके ऊपर जोर से वापस अटैक करता है। तभी सेक्टर उसे रोकता है कि सुनो सुनो सुनो, वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, यदि अगर तुमने उसे तोड़ दिया तो हमारा पूरा सेक्टर तबाह हो जाएगा, प्लीज डिवाइन आर्टिफैक्ट को छोड़ देना। तो वो अपने अटैक वहां पे हथियार को उल्टा घुमा लेता है और उसके डिवाइन आर्टिफैक्ट को उससे दूर कर देता है। कहता है लगता है आज मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ था। पर खैर, मैं तो बस एक क्लोन हूँ हिडन गोस्ट 100 गोस्ट सेक्टर का। जिस मोमेंट पे मुझे यहाँ पे पैलेस किया गया था, शायद तक अब तक तो उन लोगों को भी डिटेक्ट हो गया होगा कि मेरी अब यहाँ पे मौत होने वाली है। तुझे अब तुम मेरे को ये पॉइंट बता के कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे तेरी बकवास सुनने का कोई इरादा नहीं है। सभी का एक अलग पास्ट होता है, नो मैटर कि चाहे वो हारे या जीते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं बनता। जस्ट लाइक मेरे ससुर जी जो कि हार चुके थे पर वो खड़े हो चुके हैं। वो कहता मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे लगा था कि मुझे कोई नहीं ले सकता, पर फाइनली मैं अपने गोल को जैसे अचीव करने वाला था तो तुम मेरे रास्ते में आ गए। मुझे किसी के हाथ की कोई कठपुतली नहीं बनना। मैं अपनी डिग्निटी खुद चाहता हूँ, मेरे पास मेरी खुद की जिंदगी है। वहां पे अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा होता है। ये देख के वो कहते हैं कि क्या ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है? वो कहता है कि यहाँ पे मेरे साथ साथ तुम सब। हम देखते हैं एक केव के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं एक किसी जार के अंदर कोई मतलब कि कोई अपने ऊपर एग के अंदर कोई बैठा होता है, उसके बगल में एक आदमी बैठा होता है। वहां पे हम देखते हैं वो आदमी कहता है कि अरे लगता है कि मेरा हार्ट सेक्टर के अंदर जो मेरा क्लोन था लगता है वो मारा जा चुका है। ये होता है फ्रिकी गोस्ट, उसके बगल में होता है इविल गोस्ट। वो कहता है कि तुम्हें पता है ये काम किसने किया हो सकता है?
वो कहता है कि क्लोन मेरे बच्चों की तरह है, मैं बस उनको सेंस कर सकता हूँ उनके लाइफ एंड डेथ को, पर लेकिन उनके भाग्य को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ओनली बस मैं ये देख सकता हूँ कि वहाँ पे हल्का सा क्या हुआ था, मुझे बस उनके इंजरीज के निशान पड़ जाएंगे, पर लेकिन जब वो उनका एक्सपीरियंस मेरे पास आ जाएगा तो पता लगा लूंगा। मतलब ये तो ईजी है, ठीक है, तो मेरे इविल गोस्ट और तुम्हारे फ्रिकी गोस्ट जाके वो उनको देख लेंगे। उस जेड को जैसे ही ढूंढ लिया उस हार्ट बीटिंग सेक्टर के अंदर, फिर हम बाद में वापस आ जाएंगे। यहाँ तक कि शायद तक क्या पता वो तुम्हारे क्लोन के डेथ के बारे में भी पता लगा ले, तभी वहाँ पे वो एग घिलने लगता है। वो कहता है गोस्ट लॉर्ड, गोस्ट लॉर्ड। वो कहता है कि कियान यू, वो कहता है कि फ्रिकी गोस्ट ये क्या था। वो कहता है डोंट बी रूड, लॉर्ड के सामने झुको। लॉर्ड की एग्जिस्टेंस पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, ये हम दोनों से भी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि गोस्ट किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। ये एक गॉड है जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं। ने सुना होगा घोस्ट गॉड के बारे में, क्या ऑर्डर के बारे में, जल्द से जल्द लेके आओ क्यों आई टियांग टियांग को। वो कह रहा ठीक 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 समझ गया। आसमान में दो तारे, दो सितारे क्यों हैं, दो सूरज क्यों हैं, दो चंद्रमा क्यों हैं, इनकी क्या एग्जिस्ट है, केवल केवल घोस्ट लॉर्ड ही जानते हैं। मैं घोस्ट लॉर्ड के लिए वो जेड लेके आऊंगा। वो जेड हमारे मेकड़ी के पास होता है, होता है यंग मास्टर, जैसा कि आपने आइटम बोला था आपकी मेडिटेंस को ठीक करने के लिए, ये सही है, और उसे तोड़ देता है। वो कहता है मास्टर ये क्या, और वो वहां पे उसे कल्टीवेट करने लगता है। वो कहता है तो जेड ऐसे काम करता है। वो कहता है कि ये तो बस एक ही था, मुझे और चाहिए, मेरे मेडियंस को ठीक करने के लिए और भी चाहिए। थोड़ा सा रिकवर हुआ, उसका शुक्रिया, पर अभी भी मेरा और जेड का कनेक्शन अभी भी टूटा हुआ नहीं है। एक औरत कहती है कि लिटिल टिया, आई होप कि जेड पेंडेंट जो है ये तुम्हें मदद करेगा। बोला कि यंग मास्टर आपकी इंजरी कंप्लीटली हील हो गई क्या, आपकी सांसों को थोड़ा अनयूजुअल और chaotic फील कर पा रहा हूँ। मतलब टू भी होने मुझे खुद को नहीं पता, बस जब मैं ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया था तब मेरा जो ब्लड है वो थोड़ा गर्म हो गया था, पर लेकिन मेरे को कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। बट लेकिन मैं ना उस स्टेट में जा पाया जहां से मैं इमोर्टलिटी को पार कर सकूं। तभी वहां पे वो पीले वाला बंदा कहता है कि सेक्टर मास्टर क्या पता कोई रीजन हो सकता है जिसके चक्कर में आपने जानबूझ के इस हिसाब से अपने आप को रोका हो। सेक्टर मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं दूसरे नए रिलम के अंदर जाने वाले हैं, जस्ट लाइक कोई इमोर्टल वर्ल्ड ट्रांसजेंडर करके। होता है ये नामुमकिन है। होता है ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो। होता क्या हुआ, होता ब्रदर इन लो बाहर आओ, वहाँ पे राइजिंग सन किंगडम के जो लोग आए हैं, एनवी आई हैं, हमने क्या है कि शुआंग सेक्टर को तबाह कर दिया ना उस मैटर को लेके, वहाँ का क्राउन प्रिंस आया है, प्लीज प्लीज जल्दी करो। होता वो आ गए, चलो उनसे मिलते हैं। होता अब हम क्या करें। वो कहते टिया ये मैटर बहुत पावरफुल है, तुम्हें यहाँ, वो कहता मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी चलो। वो कहती कि वेट अंदर कोई तो था, कोई भी, हम देखते हैं। वो जाते हैं वहां पे, वो कहते हैं कि ग्रीडिंग योर हाइनेस। वो कहता सब कुछ तेल लेने गया, मुझे बताओ शुआंग सेक्टर का तुम क्या करोगे, फैक्ट्री आज क्या है, वहां पे ग्रैंड कंपटीशन होने वाला था ना, लोग अब तक वापस क्यों आने आखिरकार, हमारे शुआंग सेक्टर अब तक वापस क्यों नहीं आया, कहाँ है सारे बंदे। मुझे कि ये आने वही है राइजिंग सन किंगडम के, मतलब मुझे जवाब दो मेरा सेक्टर कहाँ है। जस्ट ए सिंगल वर्ल्ड में से कोई भी नहीं बचा, सबको मार दिया। वो तो तुम, वो तो ये यहाँ के चीफ डिसाइबल हैं। वो क्या कहा। वो कहता एक छोटा सा चीफ डिसाइबल। उधर योर हाइनेस प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इनके पूरे सेक्टर को तबाह करूं। ये सुन के वो लोग घबरा जाते हैं। वो कहता है एने वो सच्चाई अब तक बाहर आई नहीं है, तुम्हारी अप्रूवमेंट एकदम बेकार है। उधर योर हाइनेस उससे क्या आप इस पूरे सेक्टर को बचाना चाहते हैं। वेल ठीक है कोई बात नहीं, हमारा किंगडम तुम्हें थोड़ा सा फेस देता है, बट ये मैटर बहुत ज्यादा, सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे राइजिंग सन किंगडम के लिए। अगर यदि तुमने डिस्ट्रॉय नहीं किया उस सेक्टर को, प्लीज इस टेस्ट पे साइन कीजिए। को हर साल हमारे किंगडम को, मतलब कि शुआनविंग किंगडम के, मतलब कि सेक्टर के बिहाफ पे आपको हमें रिसोर्सेज देने होंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, प्लीज हमारा पूरा एंटायर सेक्टर आप लूट लेंगे। ठीक है योर हाइनेस मेरी बात सुनिए, हमारे किंगडम से तो था आखिरकार वो शुआनिंग किंगडम, ठीक है, वो किंगडम जो था ना वो हमारे किंगडम के और ईस्टर्न एज किंगडम के बीच में आता था। ठीक है, यदि अगर ईस्टर्न एज किंगडम की बिहाफ पे, मतलब कि वो लोग इनके बिहाफ पे अगर साइन कर दे तो वो चलेगा क्या। कोई ना, साइन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाते हैं वहां पे जाके एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। हमारे लोगों को बहुत अच्छा भाईचारा है, तो आई होप ये सब अच्छे से रहे। वो देख क्या कैसे, हे तुम वो वहां पे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो। तो कहते अरे यार बूढ़े लोगों के पास बस एक्सपीरियंस होता है, पर लेकिन उस एक्सपीरियंस पे भी जंग आ जाता है। यंग मैन ऐसा एक्सपेक्ट था एक चीडी सेल से, तुम बड़े कमाल के हो, क्यों ना कैसा रहेगा तुम लोग एक बैंक्वेट को अरेंज करो। क्या तुम लोग हमारे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, हमारे सेक्टर लीडर, हमारे योर हाइनेस को रिस्पेक्ट दो है, अपनी टेस्टी अपने पास रख। वो कहते क्या तू कमीन है, वो आदमी को मार दो। हम देखते हैं जैसे ही वो लोग अटैक करते हैं, हमारा मेगडा पल भर में उनके हथियारों को वहां डिफ्लेक्ट कर देता है और उनको पटक के रख देता है। बोलता तुम मुझे टच नहीं कर सकते, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ राइजिंग सन किंगडम का, यदि तुमने मुझे मारा तो हमारे बीच में एक वार डिक्लेयर हो जाएगी। बोलता जनरल टैंक मुझे प्रोटेक्ट करो, कुछ करो। वो कहता ठीक है, तो और वो हम लेते हैं अटैक करने लगता है। वो कहता आई मैं तो खुद मर गया। बोलता क्या साला नाटक कर रहा है, बोलता एवरीवन अटैक करो। फिर वो कहता है कि मरने की एक्टिंग
करो, मरने की एक्टिंग करो। वो तो ठीक है, वो लोग हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो लोग भी मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा बड़ा पावरफुल है, कभी सोचा नहीं था, पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मे बी आई थिंक ये ग्रेट एम्परर इलम पे तो होगा ही होगा, ये बहुत पावरफुल है। कहते ग्रेट एम्परर इलम पे सुनो, ये मैटर जो है डिप्लोमेसी के रूप में दो कंट्रीज के बीच में है, होता प्लीज यहीं रुक जाइए। ये हमारे कंट्री का एक एनवॉय है, वी सेक्रेटरी ऑफ द राइटिंग दिस पेन ए स्मॉल मैटर ऑफ दिस सेक्टर। मेरा जो ईस्टर्न एज किंगडम जो है, किंगडम के रेपुटेशन पे डैमेज नहीं डालना चाहता, मैटर को हम सीक्रेट ही रखेंगे। आई होप एनवॉय आप वापस चले जाइए। और वो जाने लगता है। क्राउन प्रिंस उसकी तरफ देखता है कि क्या ये क्राउन प्रिंस हमारी मदद कर रहा है। कहता है कि भले चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो इसके कारण हमारा सेक्टर तबाह हो जाएगा, प्लीज एवरीवन चले जाओ यहाँ से। वो यंग नहीं कि कुछ भी गलत मत करना, ये क्राउन प्रिंस है, वो तो जानता हूँ। द सेकंड ब्रदर, वो कहता थर्ड ब्रदर क्या हाल है तुम्हारे। देखिए ओह भाभी कैसी हैं आप। मैंने सेकंड ब्रदर के बारे में आपसे बहुत ज्यादा सुना है, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। सेकंड ब्रदर मैं आपके लिए कोई लेके आया हूँ, ये होती है वहाँ की क्राउन प्रिंसेस टियान यू। लिटिल लिंग तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो, कि तुम मुझे देखने क्यों नहीं आए। तुमने और शाओमी ने मुझे वादा किया था कि तुम लोग मेरा ध्यान रखोगे। ओह तो ये भाभी है, वाह कितनी खूबसूरत है। देखिए टियान यू आखिरकार ये इन 5 दिनों में किया क्या था, ये इतना कमाल का, ये यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस का स्पॉन ब्रदर कैसे बन गया। वो लोग वहां में किसी छत के ऊपर बैठे होते हैं। प्रिंस कहता है कि मुझे इस चीज से बुरा नहीं है कि राजस्थान सेक्टर के जो सेक्टर है शुआमिंग सेक्टर, वो यहाँ पे हमारे किंगडम में बिना बताया गया, पर लेकिन मुझे इस बात की सबसे बुरी है कि वो हमसे कुछ चाहते हैं। चलो अच्छा है कि हमने उनसे कम्पीट कर लिया, कि ये मैटर जो है ये तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी करेगा। तो जबकि अब तुमने उनके पूरे सेक्टर को तबाह कर दिया, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। अब बस वो आते रहेंगे गेट पे, बस इस चीज की एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। मेरा ईस्टर्न एज किंगडम जो है वो कुछ ज्यादा परेशानी नहीं चाहता राइजिंग नेशन के साथ। फादर जो है ना वो इन पड़ोसियों से थोड़ी डील करना चाहते हैं। तो यदि जब तुम किंग बन जाओ तो मुझे भी बता देना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मतलब सच्ची कसम से, ठीक है तो हम दोनों भाई आपस में साथ रहेंगे। क्योंकि हाँ मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। वो पीने लगते हैं। उस इंसिडेंट के बाद से हमारी मेरी जो बहन है ये शाओलिंग की प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत सारे लोग इसे चाहते हैं। एक पास्ट में जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा हमारे मीगर को उठा के भाग रहा होता है, कोई कहता है कि चुपचाप हमें वो 10,000 स्पिरिट पिल दे दो, तो ये भागने नहीं चाहिए। वो एक क्लिप पे अटक जाता है, वो कहता है लॉन्ग शाओ 10,000 स्पिरिट पिल हमें दे दो, तुम्हें जाने देंगे, अदरवाइज साथ मिलकर अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम लोग मेरे पास यहाँ पे आके इस प्रकार से इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का माल है वो। अगर किसी की भी औकात है तो इस रेखा को पार करके दिखाओ। मैं जब तक जिंदा हूँ कोई मेरे भाई के पास आ नहीं सकता, समझे। और वो वहाँ पे अटैक करने लगता है, वहाँ पे कोई आने लगता है। वो कहता है कि ये तो येलो मिस्टिक है, मतलब कि वांगजो थ्रू द 2 ग्रेटेस्ट मिस्टिक्स में से एक, द लॉन्ग शाओ। फाइनली ग्रेट एम्परर इलम पे पहुंच गए हो, यहाँ पे गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है। सच ए ग्रेट फ्यूचर फॉर 1 पर्सन। अगर तुम हमें 10,000 पिल दे देते, 10,000 स्पिरिट पिल दे देते हो, तो मैं तुम्हें अपना इनर डिसेबल बनाऊंगा। कहता है मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सो कॉल्ड इमोर्टल जो कि कुछ नहीं है, ब्रांच ऑफ इविल ग्रेडी विलन। तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। आज ये इमोर्टल तुम्हारी पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हारी आंखें कान सब तुमसे ले लेगा। बिग ब्रदर जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड ब्रदर एज योर बिग ब्रदर, मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। देखो मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो एज अ कैसा मैं बड़ा भाई हूँ, मैं कैसे फेस कर पाऊंगा। बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर, मैं इस पिल का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था जो तुमने मुझे दिया है, लेकिन अब समय आज का है। टुडे आज मैं इन सबको बताऊंगा कि आखिरकार किसे कहते हैं। उधर सिख रिवोल्यूशनरी इमोर्टल पिल, और वो वहां पे उसे खाता है कि पावर बढ़ने लगती है। उधर सेकंड ब्रदर कि तुम थर्ड ब्रदर को कहो मुझे देखो तो उसे मेरे प्रति सॉरी कहना कि मैं उसके साथ दारू नहीं पी पाया, भले तो इमोर्टल्स क्यों ना हो, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे भाई के पास भी गए तो होता है लॉन्ग शाओ 6 इमोर्टल पिल खा ली, उसने अपने खुद की एसेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया ऑलमोस्ट। वो कहता है आ जाओ, सिर्फ 9 मूव्स काफी है मेरे लिए। और हमारा बेटा वहां नीचे खाई में गिर जाता है। वो कहता नहीं बिग ब्रदर, और उसे गुस्सा आता है। वो तब मुझे रिमेम्बर, वो सारी बातें अच्छे से याद है, एक एक सिंगल थिंग को मैं कभी नहीं भूला। मतलब मैं समझ सकता हूँ बड़े भैया वो लम्हा कितना ज्यादा बेहतरीन हो, कितना ज्यादा ब्रूटल होगा। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं जिनसे आपको बदला लेना है। सही कहा, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन आपके पास बस 2 साल ही बचे हैं, क्यों है ना। कि बाय द वे ब्रदर, मैंने सुना कि आपके भाइयों से सुना कि आप अपने ब्रेक थ्रू में फेल हो गए। कल मैंने एक टॉप सीक्रेट मैसेज को रिसीव किया है, क्यांग यू सेक्टर के अंदर से किसी ने ब्रेक थ्रू किया है इमोर्टलिटी लेवल पे। मुझे पता लगा है वो उसी समय ब्रेक थ्रू करा था जिस समय तुम करे थे, यानी कि उसने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसने तुमसे तुम्हारा लक ले लिया और अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लिया। उसने तुम्हारी ट्रिब्यूलेशन को वीक कर दिया, मतलब मेरे लक को ले लेना। आई सी, यदि अगर ऐसा है तब तो वो कहता हॉल मास्टर, हमने आखिरकार एक क्लू ढूंढा है 9E क्लाउड सेक्टर से, हमें पता चल गया। वो कहता है कि तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, हम एक परिवार है। बोलो। देखिए हमें पता चला है यंग मास्टर ऑफ द हेवनली, कि हमारे यंग मास्टर का जो हेवनली बोन जो है वो कहाँ पे है, क्लाउड सेक्टर के सेक्टर मास्टर के पास। पता नहीं अचानक से कहीं पे कोई एक सेक्टर ट्रेजर आ गया, एंड देन वो अचानक से सर्कुलेशन में चला गया। सर्कुलेशन लोकेशन जो है वो रिवर सिटी के पास है। रिवर सिटी, सेकंड ब्रदर, वहाँ पे कुछ अभी रिसेंटली बहुत स्ट्रेंज चीजें हो रही है। मैंने सुना
फेंगजू से, फेंगजू के हंटर से। वो कह रहे थे आपको क्या लगता है ये दोनों इंसिडेंट कहीं से रिलेटेड है? होता है पॉसिबिलिटी कि जाने जाते समय वो कहता है युवा तुम्हें आना होगा मुझे देखने के लिए। बता हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे पापा को हक करना छोड़ो। मम्मा आपको जलसी नहीं हो रही? बता यू ब्रे तुम्हें कम से कम मुझे लिटिल आंट तो कहना ही चाहिए। सिस्टर इन लो क्या आप सच में जलस हैं? वो कहता नहीं 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 गॉड ब्रदर हमारी एक ही बहन है शाओलिंग, तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। बता हाँ क्यों नहीं, मेरी चाहे जान भी क्यों ना चली जाए मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। और वो चले जाते हैं। होता है यान कहता अब हमें भी अब रिवर सिटी के पास जाना होगा। एक काम करो ससुर जी को और मदर इन लोग देखते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि हमारे मतलब की वाइफ का क्या बोलते हैं कजन होता है। वो कहता आंट आप मतलब कि यहाँ की इस सेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे आएगी, आई होप कि आप वहाँ पे अटेंड करें। ओ ओ अच्छा तुम हो मेरे जीजा जी, कैसे हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वेल जी जी आप तो बड़े कमाल के, मैंने इमेजिन किया था आपकी कल्टीवेशन तो सच एक्सट्रीमल लेवल पे हाई है। वेल हमारे वहाँ रिवर सिटी में वहाँ पे एक कंपटीशन होने वाला है, आई होप कि आप वहाँ पे आए और उसके अंदर वहाँ पे अपने डार्क एनर्जी डाल देता है। बोलता ठीक है तो सी यू रिवर सिटी। और वो यहाँ से चला जाता है। वो कहता है यांग तुम्हारे जो दादाजी है उनका बर्थडे आ रहा है तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है हमारे सेक्टर को, उन्होंने वहाँ पे एक बिग अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया है। उधर रिवर सिटी माँ मैं आपसे इसी बारे में बात करने आई थी, मैं और टियांग वहाँ पे जाने वाले हैं। होता है तब तो अच्छी बात है, ठीक है तो तुम हमारे सेक्टर की एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओगी। और पर लेकिन वही बात करूँ तुम्हारे पापा की तो वो यहाँ पे सेक्टर को संभालेंगे, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हैंडल करना है तो मुझे उनकी मदद करनी है। फिर अगर समय मिला तो मैं और तुम्हारे पापा वहाँ ज़रूर आएंगे। वेल अगर सच बताओ ना तुम्हारे फादर एक्चुअली मुझे मेरी शादी के दिन ही मुझे उठा के लेके गए थे वहाँ से किडनैप करके, दैट्स वाई द रीज़न तुम्हारे फादर नहीं आ सकते। पर लेकिन बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, वहाँ पे एक चीज़ है कि तुम्हें वहाँ पे साबित करना है कि तुम कितनी बहादुर हो, ठीक है तुम्हें वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है। और ये तुम्हारा कज़न मुझे कोई सही इंसान नहीं लगता, जाने से पहले उसने मेरे मेडियन के अंदर वहाँ पे डार्क एनर्जी इंजेक्ट कर दी। होती क्या उसकी इतनी हिम्मत, होता डरती क्यों हो, ठहरो मर्डर मत, मैंने वो डार्क एनर्जी वापस उसी की शरीर के अंदर रिफ्लेक्ट कर दी है। आगे चल के उसे कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगी, मतलब कि उसका आगे चल के उसका रिजल्ट मिलेगा। और हम देते हैं वहाँ पे अपने दोनों बंदे उसको देख रहे होते हैं। वो कहता तो ये है वो कमीना, क्या मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वो कहता अभी कोई एक्शन मत लो प्लीज शांत रहो। वो कहता मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। होता ठीक है तो कर देखो जो करना कर। वो वहाँ पे अपना एक अटैक तैयार करता है और उसकी तलवार की जो कनोर होती है उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि यांग एक्चुअली उस बंदे से प्यार करती है। छी यार हमारी शिया फैमिली को भी कितनी गंदी मतलब कि लालचन लगेगा। मुझे रिवर सिटी में जाके उसे बाद में सबक सिखाना होगा। जब वो रिवर सिटी आएगी उसे बताऊंगा कि मैं उसका हस्बैंड होने के लायक हूँ, ना कि वो। डांग लुआंग और भी बहुत बड़े बड़े फिगर वहाँ पे आने वाले हैं उस समय। मैं बताऊंगा कि वहाँ पे सबसे पावरफुल कौन है। उस लिंग टियांग को मैं बताऊंगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तभी उसकी तलवार टूट जाती है, वो नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं वो जाने लगते हैं। वो कितनी लिटिल जी और लिटिल ये भी आ रहे हैं। वो कहता हाँ पर लेकिन तुम तो एक सेंटिस्ट हो तो मैं इतनी आसानी से कैसे परमिशन मिल गई। वो तो बस मैंने जीजा जी का नाम लिया और बाद में हो गया वो डर गई। मुझे किस्सा नहीं लो, आई होप कि तुम वहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी मत करो और हमारे जो सेक्टर में जो मुसीबत है इसे मैं संभाल लूंगा, बाकी तुम संभाल लेना। सच बताना मैं वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे कि तो तुम यहाँ पे किसके थ्रू जाना चाहोगी? हम क्या हमारे फ्लाइंग बोट को तुम्हारे लिए अरेंज करें? हमारे बोट की जो क्वालिटी है ना वो ठीक है सेकंड ग्रेड की है पर लेकिन फिर भी वो तो उसकी जरूरत नहीं है। और हम ले रहे हैं वो वहाँ पे अपने सुनहरे हॉर्स वाले घोड़े को लेके आता है, ड्रैगन हॉर्स को। ये देखिए वो कहता है कि मैंने ड्रैगन हॉर्स के बारे में सुना तो था पर लेकिन सच में ये यहाँ पे। वो कहता है एक मिनट वो आदमी तो। वो कहता हाय क्या हाल है। वो कहता है कि ये कैरेज बाप रे दिखने से बाहर से तो बहुत छोटा लगता है, ये पूरा कितना सुना है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई कैरेज नहीं देखी है, जिन लगता है कि कोई इसे पहचान भी पाएगा क्या। वो कहता है नो वंडर, मुझे पता था कि ये क्यों सेक्टर की बोट क्यों नहीं लेना चाहता था। उधर ये ड्रैगन कैरेज है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ये एक दिन के अंदर ही मिलियंस ऑफ किलोमीटर का सफर बड़े आराम से तय कर सकता है। ये बड़ी लग्जीरियस है। हमारा मेट वहाँ पे एक हरी बालों वाली लड़की को नोटिस करता है। वो कहते क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं चलो अंदर। अंदर जाता तो अंदर बहुत बड़ा रूम होता है। ये देखिए वो कहता है कि इतनी सारी जगह, बाप रे इतने से कैरेज के अंदर इतनी बड़ी जगह, बड़े लोग क्या है। वो कहते हैं इसके अंदर एक स्पेस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है। वो था अच्छा मतलब यंग अब तुम्हारे सील को तोड़ने का समय आ गया एट लास्ट, ये काफी कि तुम अपनी कल्टीवेशन को थोड़ा इस्तेमाल करो। वो तो ठीक है तो वो था इस ट्रिप के अंदर रिवर ट्रिप के अंदर वो था अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी होने वाले हैं तो तुम्हें भी अपनी पावर को बढ़ाना होगा जिससे तुम प्रोटेक्ट कर पाओ अपने आप को और बच्चों को भी। वाले लड़की कहती है कि शुक्र है कि मैं पकड़ी नहीं गई और वो अपनी जगह आती है जहाँ पे वहाँ पे एक बंदा होता है कि मिस होता अंकल टियान यार अगली बार आओ तो डराया मत करो। होता मिस आप पूरे समय वहाँ पे हर सेक्टर के आसपास ही थी, आपके पिताजी और आपका भाई बड़ा चिंता कर रहे थे। वो कहता अरे यार बोले कि मैम मेरी बात सुनिए, आपके जो भाई है वो चाहते हैं कि आप रिवर सिटी में जाएं। वो देखिए किसी को हील करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की मेडिन को हील करना, पर लेकिन सडनली किसी की मेडिन को हील करके उसे एकदम पीक लेवल पे पहुंचाना ये थोड़ा अनयूजुअल है। हमें क्या लगता है क्या ये वही है 10,000 स्पिरिट ब्लड वाला? वो कहता है 10,000 स्पिरिट बल। वो कहता है हर सेक्टर इंटरेस्टिंग है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सच में वो बंदा है, मुझे अच्छा लगा। देन चलो रिवर सेक्टर में। वो कहते हैं कि क्या कुछ समझ नहीं आया इन्होंने क्या कहा। मामेटर वहाँ पे अपने प्रोसेस को शुरू करता है और उसकी सील को वहाँ तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहते मम्मा आप ठीक हैं?
होता हाँ, और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करती है, जिसको देख के बहन खुश हो जाती है। वो कहती है ये तो बस एक हल्का सा पार्ट था, अभी भी बहुत ज्यादा चीज बाकी है, सील अभी भी बाकी है उसे तोड़ना। बोलते ठीक है। वो कहता है कि लगता है कि मुझे अपने बेटे को भी थोड़ी स्किल सिखानी होगी। हे चाओजी, क्या तुम कल्टीवेशन सीखना चाहोगी? बोलते नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरे पास पापा है ना, पापा आप मुझे रक्षा करोगे ना? होता हाँ। बोलते इसके पास सेलेस्टिव बॉडी है, यदि अगर ये ट्रेनिंग करे तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी, पर लेकिन ये इसकी खुद की डिग्निटी पे है। वो कहता है यंग मास्टर हम पहुंच गए। होता पहुंच गए। वो बाहर देखती है, वो कहती इतना बड़ा गेट, बाहर एक बंदा एक बूढ़े आदमी को पीट रहा होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते के बीच में आने के लिए? होता यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है कि सिटी गेट के नजदीक जाते समय यार ये आदमी तो साइड हट गया था, पर ये यंग मास्टर का कैरेज ही जानबूझ के आके उससे टकराया था। वो कहता है शांत हो जा भाई। वो कहता है तुमने सुना नहीं इसके आसपास बहुत गार्ड्स है, अगर हमने इसको प्रोवोक किया तो ये हमें मारेगा। वो कहता है ओल्ड मैन मैं देखना चाहूंगा तुम कब तक बचते हो, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो कहता है यहीं रुक जाओ। वो कहता है कौन? वो ये बच्ची किसकी है? बाप रे, अबे ये बच्ची कहाँ से आई है? एक बच्ची, ये ले पैसे, मुझे एक मेड की जरूरत है, आज से तू मेरी एक मेड है, समझे? वो कहता है मैं कोई मेड नहीं हूँ। वो कहते कि इसे सबक सिखाओ। वो कहता है एक मेड को हमेशा उसकी औकात में रहनी चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें जैसे ही मेरी मेड बनोगी मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या क्या मैनर्स किसे कहते हैं, मेरा नाम ऐसे ही गू मैंग नहीं है। अभी हम देते हैं उसके आदमी के ऊपर अटैक होता है। वो कहता है कौन? हम देते हैं उसके पास एक सुनहरा घोड़ा होता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस यंग मास्टर के आदमियों को मार रहे हो। बोलता है क्या घोड़ा है? हे ये घोड़ा मुझे दे दो, मेरा वाला तुम ले लो, वो ऐसे भी अधमरी हालत में है, अदरवाइज मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। वो कहता पिद्दी सा होके मुझे बता रहा है दोनों टांगे तोड़ दूंगा, इसके पैर के नीचे तू आ गया ना जिंदा नहीं बचेगा, समझे? ये सुन के वो कहता है कि क्या तू मुझे सिखा रहा है? उसके आदमी उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं वो वहां पे पल भर में उनको मारता है। वो कहते दादा आप ठीक हो? बोलता मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं वो उसके आदमी को वहाँ पीट पाट के रख देता है। वो कहता मेरे पास मत आना, मैं सेकंड यंग मास्टर हूँ गू फैमिली का, मुझे टच भी मत करना, मेरे मास्टर डिंग शिंग नाम है उनका। उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि मेरा ये पोइजनस है, तू नहीं बचेगा। वो कहता है कि ये बच्चे वाली चीजें जब मैं 2 साल का था तब करता था, और वो उसके ऊपर ही अटैक करता है। वो कहता मैं तुझे मार दूंगा। वो कहता तो आ मार, तेरे हाथों में दम है। बोलता सर माफ कर दीजिए प्लीज। वो कहता है कि अपनी औकात में रहना सीखो। वो कहता दादाजी ध्यान रखना। वो कहता हाँ। वो कहता है कि ऑलराइट यंग मास्टर आप ठीक है? वो कहता है तुम कितने कमजोर लोग हो। तभी हम देते हैं वो उसके सामने आता है। वो कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो कहता है मेरे रास्ते के बीच में खड़ा है तू, हट सामने से। देखिए इस रास्ते से 5 कैरेज बड़े आराम से जा सकते हैं, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? वो कहता है आई डोंट केयर, मुझे इसी रास्ते से जाना है, यदि अगर तू नहीं हटा तो दैन, और वो उसकी कैरेज को वहां तोड़ देता है। वो कहता है गुड, अब यहाँ पे कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं रहेगा, चलो। और हम देते हैं वो जाने लगते हैं। वो कहता है पता करो ये कौन है। होता कर भी लिया तो भी क्या फायदा, इतना ताकतवर है कि आपके बाप को भी हरा सकता है। होता शट अप, मेरा अगर अपने बाप को, अगर मेरा बाप कुछ नहीं कर पाया तो कोई ना मेरा दादा करेगा या फिर मेरा बड़ा भाई करेगा, समझे? वो ठीक है यंग मास्टर। वो कहता जल्द से जल्द मेरे मास्टर को नोटिफाई करो कि यहाँ पे सिटी के अंदर जल्द से जल्द आए। मैं गू मैंग अब और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मुझे अपने रिवेंज को लेना होगा, पूरी इसकी इंटायर फैमिली को मैं तबाह कर दूंगा। पापा वो क्या है कि वो दादा जो थे ना वो बड़े बूढ़े थे और उन पे टॉर्चर किया जा रहा था, तो मैं उनकी मदद करने के लिए कूद गई। बोले कोई बात नहीं, अगर किसी के हक के लिए तुम अगर उसकी मदद करने के लिए आगे जाओ तो इससे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ का साबित होता है, तुम बड़ी अच्छी हो, तुम्हें तो चोट नहीं लगी। बोलते नहीं मैं ठीक हूँ पापा, मैं भी ताकतवर बनूंगी। हम देते हैं। वो कहते कि लगता है हम पहुंच गए। वो कहता है हाँ, और साथ में अंकल ने भी मेरी मदद की। वो कहते कि अरे वो तो बस ऐसा ही। लोग एक घर में जा रहे होते हैं अपने। वो कहते हैं टियान यू ग्रैंडफादर की फैमिली और हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली इतनी ज़्यादा क्लोज नहीं है, स्पेशली जब से मैंने अपनी सेंटर्स का टाइटल खोया है, मैं कॉन्टेक्ट अच्छे से करना होगा। शियांग फैमिली कुछ ऑफेंसिव शब्द दिखाएंगे पर लेकिन तुम्हें रिएक्ट नहीं करना, तुम्हें अटेंशन नहीं देनी है, उनको ऐसे ही छोड़ दो, हमें इस ट्रिप को एकदम स्मूथली जाना चाहिए। बोलते ठीक है टेंशन मत लो। बोलते कि आप लोग पक्का हार्ड क्लीनिंग सेक्टर से आए हैं, मेरे माँ बाप थोड़े बिजी हैं तो प्लीज़ आप बुरा मत मानेगा। वो कहते कि ये मेरे अंकल के बेटे हैं, सबसे बड़े वाले, इनका नाम है शियाही, इससे हम मिले थे ना वो सेकंड वाला था। कि एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है किन। तो देखिए मेरी बहन है ना वो हमेशा आपके मतलब आपसे मिलना चाहती थी, आपके सेक्टर से मिलना चाहती थी, सेंटर से मिलना चाहती थी, लेकिन वन एंड येन तुम दोनों से। मैं अपनी आंटी और अपने कजन गू को ग्रीट करने गया था, उन्हें कैसा रहेगा वो लोग भी आ रहे हैं, हम उनका इंतजार करते हैं। ये आदमी उधर की मम्मा मम्मा आपको मेरा बदला लेना होगा, ग्रैंडपा को बोलो वो आदमी कौन था, उसके बारे में पता लगे मैं उसको पूरी तरीके से मार दूंगा। उधर ठहरो मत बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, देख लेते हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर ना वो देख लेंगे, हमारी गू फैमिली भी है ना कितनी पावरफुल है, वो किस सबको जानते हैं, वो लोग जानने लगते हैं। वो कहता कि ये बंदा, वो कहता ये औरत, मम्मा यही थी वो लड़की जिसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की थी। उधर थर्ड आंट। वो कहता है तुम लोग पक्का साथ हार्ट क्लीनिंग सेक्टर से आए हो है ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पे आ गए, मैं यहाँ पे
मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पे मिस्टी यिंग सेक्टर के वहाँ मास्टर। उधर थर्ड आंट, आपका शुक्रिया कि आपके इस कंसल्ट के लिए। उधर ब्रदर इन लो, ये है हमारे थर्ड आंट। हमारे फादर जब हमारी मम्मी को लेके गए थे तब इन्होंने ही गू फैमिली से शादी की थी। फिर मेरी आंट ने जब सक्सेसफुल गू फैमिली से शादी कर ली तो फिर इनका ओहदा बढ़ गया था। अगर मेरे फादर उस समय एक्शन नहीं लेते तो पता नहीं मेरी माँ शायद तक आज इसके पति की वाइफ बनी हुई होती। तो मेरे को लगा नहीं था कि ये आपका बेटा है क्या, मेरा कजन है क्या। पर लेकिन ये रस्ते में पब्लिकली वॉयलेंट मचा रहा था, बूढ़े आदमी को मार रहा था, तो एब्सोल्युटली हमने एक्शन लिया था। वो कहता है लिटिल गर्ल, जैसी बेटी जैसी माँ वैसी ही बेटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे आंख उठाने की, और तू लड़की तूने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की था, है ना। तूने दूसरों को क्यों नहीं मारा, तूने सीधा मेरे बेटे को ही क्यों मारा, क्या तेरे को माँ बाप ने सही से सबक नहीं सिखाया क्या। वो कहता है तो हाँ बोल। वो कहता है तू कौन है बे। वो आते ही सीधा 2 थप्पड़ मारता है उसे। वो कहता है तूने अपने बेटे को लगता है मैनर्स नहीं सिखाए हैं। वो कहता है ऐसे घेर लो। वो कहता है यंग मास्टर, मैंने कैरेज को पार कर दिया है। दुनिया के लोग तो बड़े कमजोर लगते हैं, बहुत ही मॉडर्न एरिया है। वो तो मम्मी चलो यहाँ से, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, पापा आएंगे तब बात देखेंगे। वो कहता ठीक है चलो, और वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता क्या हुआ था। वो कहता कि गू फैमिली आएगी वापस हमसे बदला लेने के लिए। वो कहता कि क्या हुआ था, आने दो, आखिरकार पूरी इंटायर गू फैमिली को हम तबाह कर देंगे। वो कहते कि मैं बस थोड़े फैक्ट बताए थे, गू मैंग अगर इसी प्रकार से कंटिन्यू एक्ट करता रहना तो ये एक दिन अपनी जिंदगी खत्म कर बैठेगा। कहते कि तुम दोनों कभी किसी को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो। वो कहता अब जबकि थर्ड आंट बाकी लोग भी यहाँ से अब जा चुके हैं तो हम लोग भी अब चलना चाहिए ग्रैंडफादर को रिस्पेक्ट करने के लिए। मैं भी शिया के पास भी पहले जाना होगा, शिया किंग के पास, वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लीज आप रिफ्यूज मत करना। वो कहता है कि वाह कजन तो बड़ी एक्टिंग कर रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। ट्रेनिंग ग्राउंड में हम देखते हैं ट्रेनिंग हो रही होती है, हम देखते हैं वहाँ पे शिया इंग को जो कि अपने मास्टर के ऊपर अटैक करी है। वो कहते कि शिया इंग कितनी कमाल की है, वो कहते सच में गॉर्जियस है, ये यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो कहते कि मैंने सुना इन्होंने एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया, एक टूर्नामेंट होने वाला है। वो कहते टीचर आप केयरलेस हो गए थे। वो तो मिस आप तो सच में कमाल की है, आपकी फोनिक्स बॉडी है इसलिए आप पावरफुल हैं। वो कहते किनार, वो बड़े भैया ये लोग कौन है, क्या ये हार्ट क्लीनिंग सेक्टर से है। वो कहता कि हाँ तुम इनसे नहीं मिली होगी, ये है तुम्हारी कजन येन एंड नुआन। वो कहता है कि दोनों लड़कियां कितनी कमाल की। वो तो येन है ना, मैंने सुना है उसके बारे में, वो पुरानी सेंटेंस है मतलब कि हार्ट क्लीनिंग सेक्टर की, कितनी ब्यूटीफुल है यार, कितनी कमाल की है। वो कहता और वो कहता ये है मेरे हस्बैंड। वो कहता है क्या हस्बैंड। वो कहता है कि मेरे को लगा था कि वो उस इंसिडेंट के बाद इनकी कल्टीवेशन सील हो गई होगी, पर लेकिन इनके तो एक हस्बैंड भी, यानी कि वो आदमी वापस आ गया। वो कहता है कि यार हम इतने हैंडसम बैठे हैं, ये हमसे शादी क्यों नहीं करती। वो कहता है कि बाप रे, ओरिजिनली मैंने एक्सपेक्टेशन कुछ और की थी हार्ट क्लीनिंग सेंटर के सेंटर से, बट लेकिन अब मैं ये कहना नहीं चाहती, सच में तुम्हें बहुत क्रिटिसिज्म मिला कजन येन, बट लेकिन तुमने अपनी फ्यूचर को ही रन कर दिया। सच में तुम्हें अब सेंटर्स होने का कोई राइट एनीमोर है नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन भी सील हो चुकी है। और वहीं इस आदमी की आंखें, इसके अंदर से तो मुझे कोई कल्टीवेशन पावर ही सील नहीं हो रही, एकदम नल्ला है। बड़े भैया आपको इनको लाने की जरूरत ही नहीं थी, मेरी जो फोनिक्स बॉडी है ना वो बहुत पावरफुल है, और मेरा रिलम भी अब रीच होने वाला है, मैं जल्दी लॉर्ड रिलम पे पहुंचने वाली हूँ। वो इतनी वर्दी नहीं है सेंटेंस जो कि मेरे टाइटल को ले इसके। वो कहता है कि किसने कहा फोनिक्स बॉडी तो है, इसमें क्या खुश होने की बात है। वो कहते क्या कहा। वो मेरे जीजा जी ने 10 पावर हाउसेस को तबाह किया, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेक्टर्स को भी तबाह कर दिया। ये सुन के सभी हंसने लगते हैं कि क्या मजाक है। वो भी हंसने लगती है कि क्या बात है, तुम अपने आप को सेंटेंस कर दियो, कितनी बड़ी बेवकूफ हो। वो कहती अपनी बकवास करना बंद कर। वो कहता अच्छा मैं तुम्हारी झूठ को एक्सपोज करके रहूंगी, ये ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे भाव करूंगी 3 बार। वो ठीक है तो लगी शर्त, उन दोनों के बीच में मैच शुरू होने वाला है कि जीजा जी इसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। होता कि मैं फाइट नहीं करूंगा, तुझे फाइट करनी है। होती क्या जीजा जी मुझे फाइट करनी होगी, क्या मजाक करे हो, इसके एरोगेंस को मैं कैसे तोड़ूंगी। होता चैलेंज तुमने किया था, मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला था। वो कहता है कि इस बंदे ने पावर हाउस तबाही किया, देखो एक औरत के पीछे चुप रहा है। होते पर लेकिन जीजा जी इसके पास फोनिक्स बॉडी है। वो कहते तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें 5 दिन में इतना पावरफुल बनाया है कि फोनिक्स बॉडी क्या 10 फोनिक्स बॉडीज को भी तुम बड़े आराम से तोड़ सकती हो। वो तो क्या एरोगेंट एरोगेंट एरोगेंट, कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम। वो कहती कि अब मेरे मान सम्मान पे बात आ चुकी है, अब मैं नहीं रुकूंगी। कहती चलो मैच को शुरू करते हैं, फॉलो मैच को शुरू कर देते हैं। वो उस पर डायरेक्ट अटैक करती है। वो आंट, वो डरो मत, आंट नहीं हारेगी, आंट जीत जाएगी, क्योंकि मैं इस बंदे की पावर को देख के बता सकता हूँ। आंट का ऑरा जो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बस 5 मूवी इस्तेमाल करेगी, हम देते हैं वो बच जाती है और बस एक अटैक करती है। वो कहती बाप रे क्या अटैक था, मैं केयरलेस हो गई थी। वो कहते मैं ताकतवर हूँ। वो कहती कि मैं डिसेंडेंट हूँ स्काई की, सन की, मैं पास डिवाइन फोनिक्स से होली बॉडी है, मैं इतनी आसानी से कैसे हार सकती हूँ, मैं हूँ द फोनिक्स। और उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती कि क्या स्किल है, ये सच में स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सच में एक होली डॉटर होने के काबिल है। हम देते हैं वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करती है, हम देते हैं वो वहाँ पे एकदम सीधी खड़ी होती है, उसे कुछ नहीं होता, और वो डायरेक्ट बचा के एक मारती है और वो हार जाती है। ये देखिए वो कहती कि मिस हार गई। कहती ये बात सच है, हार्ट क्लीनिंग सेक्टर के पास 2 ग्रेटेस्ट टेक्निक है, पहली है बर्निंग हार्ट टेक्निक, दूसरी है होली डॉटर होली बॉडी। होली डॉटर होली बॉडी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, वो सक्सेसर के थ्रू पास आउट होती रहती है सेंटर्स के द्वारा। रही बात करूँ बर्निंग हार्ट टेक्निक, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसे सीखने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पास एक्चुअली होली बॉडी है क्या। वो देखिए मैं सच में केयरलेस हो गया था। वो कहता है होली बॉडी,
वाह तुम हॉली बॉडी तक पहुंच चुकी हो, तुम्हारी ट्रू बॉडी तो एकदम कमाल की बन चुकी है। बता हाँ, क्योंकि इसकी फिजिक्स है ना इतनी बेकार भी नहीं है, लेकिन अभी भी इसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, इसे एक स्टेप और आगे जाना है, तो सोचा कि क्यों ना मैं इसे रिलम के अंदर ले जाऊँ वहाँ पे इसे फाइट कराने के लिए। वो तो मैं हार गई, वो कहता मैं जीत गई, मैं जीत गई। वो कहता ये बस एक लक था, आई विल डेफिनेटली प्रूव कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो कहता इंस्ट्रक्टर मुझे हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। वो कहता रुक जाओ। वो कहता क्या चाहिए। वो कहता तुम यहाँ पे भाव भाव नहीं करोगी, तुमने कहा था। वो तो हाँ इन्होंने शर्त लगाई थी। वो तो बकवास करना बंद करो। वो तो यंग मास्टर ली प्लीज़, ये बच्चों के बीच का मामला है, कैसा रहेगा। वो तो शिया फैमिली के अपने शब्दों पे नहीं जाती, यानी कि वो बस बातें करना जानती है, वादा पूरा करना नहीं। ये सुन के वो कहती क्या, वो उसके ऊपर अटैक करती कि तू कमीने, हमारा मेटे उसके ड्रैगर को वहाँ पे तभी बंदा आता है, वो उसे पकड़ लेता है। वो तो मेरे मास्टर की फैमिली के ऊपर ड्रैगर करना तो मैं लगता है इतनी आसानी से बच सकती हो, और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो कहते नहीं प्लीज़ इसे छोड़ दो। वो उसके ऊपर अपनी पावर का रिलीज करता है कि क्या बोला। वो कहता है क्या टेरिफाइंग पावर है, बाप रे। ये अब मुझे समझ आया कि क्यों आखिर का मेरा भाई मतलब कि कजन इससे इतना डर रहा था, यही वो पर्सन था जिसने उसे बड़ी बुरी तरीके से पीटा था। वो कहता 3 बार भाव भाव करो, अदरवाइज वो चेहरे का हाल करूंगा कि कभी आईना देखने लायक नहीं रहोगी, करो। वो वहाँ 3 बार भाव भाव करती है। वो कहती गुड गर्ल, अपने वादे को पूरा करना चाहिए, चलो अब दफा हो जाए यहाँ से। वो जाने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वेल और ये महाशय, वो कहता है कि ये न्यू इंस्ट्रक्टर है, मुंह की स्किल बड़ी कमाल की है, ये सभी से बेहतर है। और अच्छा होते हैं घर में जहाँ पे वहाँ पे सबसे बड़ा बेटा होता है, वो कहता फादर जनरल फेंग जो कि जू के हंटर है, वो लोग भी यहाँ पे कल तक आ जाएंगे, बस बचे हैं कि कियांग यू माउंटेन, वो अब तक नहीं आए हैं। वो था कियांग यू माउंटेन, फिर कहा जाए तो वो हार्ट क्लीनिंग सेक्टर के बगल में है ना, उन दोनों को नोटिफाई किया था एक साथ ही, पर लेकिन अब तक वो वापस क्यों नहीं आए हैं, जबकि हार्ट क्लीनिंग सेक्टर के लोग तो यहाँ आ चुके हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि आखिरकार क्या होगा, मैंने यूर को भेजा था, वो पता नहीं इतना स्लो कैसे हो गया। उसके बाद तो जबकि डिवाइन सोर्ड है, उधर यंग मास्टर यहाँ आ चुके हैं, उधर आ गया, उसके बेटे की हालत खराब होती है। उधर क्या हुआ, तुम ठीक हो, क्या हुआ। उधर डैड अचानक से मेरी सोर्ड टूट गई, सडनली लकी मैं बच गया, तो मैं अदरविश मारा जाता। उधर तुम्हारी सोर्ड टूट गई, वो सबसे पावरफुल सोर्ड, उस पर अंधाधुंध पैसा किया था, वो कैसे टूट गई मुझे पता नहीं, पर अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। डैड ग्रैंडपा कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कियांग यू माउंटेन जो है वो तबाह हो चुका है। वो कहते क्या कह रहे हो, कौन सा नशा करके आए हो। वो तो मैं नशा करके नहीं आया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ गया था मैंने कंफर्म किया, हर जगह से हर सेक्टर से वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वो कहता है मेरी जॉन्ग फैमिली के साथ अच्छे कनेक्शन थे कियांग यू माउंटेन की, यदि अगर कुछ ऐसा मेजर इवेंट होता तो वो मुझे पक्का मैसेज भेजते। देखिए फादर, आर्ट क्लीनिंग सेक्टर और कियांग यू माउंटेन जो है वो दोनों आपस में बगल में है, उन्होंने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया, क्या उनको पता होगा। वो कहता समय हो चुका है, चलो उनसे भी बात कर लेंगे बाद में। हम देखते हैं गैदरिंग वहाँ शुरू हो जाती है। वो कहता है यहाँ पे हार्ट क्लीनिंग सेक्टर के लोग यहाँ आ चुके हैं। वो कहता है कि तुम्हारी माँ नहीं आई। वो देखिए माँ को एक्चुअली वो सेक्टर में थोड़ा काम आ गया था, वो नहीं आ सकी, मैं यहाँ पे दादाजी के लिए आए हैं। जैसे ही वहाँ पे सेक्टर के अंदर काम खत्म हो जाएगा, माँ यहाँ पे आ जाएगी दादाजी से मिलने के लिए, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। तो उसे तुम्हें यहाँ नहीं भेजना चाहिए था, स्पेशली तुम यहाँ पे क्या आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देखिए कम ऑन यार, तुम्हें जाओ दीदी की मदद करो, अंकल बड़ा खड़ूस है। मतलब चलो भूल जाओ, ये परफेक्ट टाइमिंग है। ये तुमसे कुछ पूछना है, कियांग यू माउंटेन सच में तबाह हो चुका है, वो तुम्हारे बगल में है ना। बोला हाँ मैंने उसे तबाह कर दिया। ये सुन के सभी हैरान होते हैं। बोला कि मजाक मत करो, वैसे तुम हो कौन। वो कहता है कि फादर ये कजन ये इनका हस्बैंड है। वो कहता है कहा जाए तो तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। खैर कोई ना, हमारे रिलेशन वैसे भी कियांग यू सेक्टर के लिए बढ़िया था। वो कहता निकल साले। वो कहता एवरीवन प्लीज तुम लोग यहाँ। वो कहता है कि तुम्हें उसे गुस्सा तुम दोनों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो कहता है मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता, मैं इन जैसे कमजोरों की बातें पे ध्यान ही नहीं देता। हम देते हैं वहाँ पे गैदरिंग शुरू हो जाती है। वो कहती है ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट तैयार करो। वो कहता ठीक है। वो कहते हैं कि डैन लुओ यहाँ आ चुके हैं। वो कहते डैन लुओ यहाँ आ गए। हम देखते हैं वहाँ पे एक अल्केमी मास्टर आता है। वो वहाँ पे दद्दा कहता है डैन लुओ आश मेरी फैमिली के लिए सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ आए हो। मतलब मेरे दोस्त मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आया हूँ। वो कहते कि क्या। वो कहते कि ये तो व्हाइट ड्रैगन लोटस है ना भाई, बर्थडे गिफ्ट पे ये उनको दे रहे हैं। वो तो यार सच में ये व्हाइट ड्रैगन लोटस है, सच में बड़ा कमाल का है। कहते हैं ये हर 10,000 साल में एक ही बार उगता है, ये बड़ा कमाल का है। इसे खाने के बाद इसका अगर रिफाइन कर पिल बनाए तो इससे हम सेलर स्टेपल बना के एक मेजर रिलम पे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। वो तो सही कहा यार, ये सच में ब्रेक कमाल का विजन है। शिया फैमिली सच में कमाल की है, ये सच में बड़ी पावरफुल है। सबसे बड़ा बेटा मास्टर शियांग जो कि हेड है अभी पूरी शिया फैमिली का, जिसके 3 बेटे हैं और जो इस वक्त क्या बोलते हैं सबसे बड़ा पावरफुल मेंबर है, मतलब कि किंग रिलम पे है। उसका सबसे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। सबसे बड़ा बेटा अल्केमी में है, सबसे छोटा बेटा जो है वो मार्क्यूस स्टेज पे है, सबसे छोटी बेटी उसके बारे में तो मेंशन ही मत करो, शियांग क्यांग जो कि जिसके पास फोनिक्स होली बॉडी है। थर्ड डॉटर जो है ना वो बड़ी कमाल की है। मैंने सुना है इनकी जो थर्ड डॉटर है ना उसने गू फैमिली के अंदर शादी की है, वो भी मेन वाले में। गू फैमिली बड़ी पावरफुल है। गू जो है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। कहते हैं कि वो ग्रेट एम्पर रिलम पे भी जल्द ही पहुंचने वाला है। वो कहते हैं कि गू फैमिली के पास हिडन एम्पर रिलम का बंदा भी है। वो तो कहा जाए तो शिया जुन जो कि थर्ड डॉटर है वास्तव में, उसने मैरिड की बू फैंग से, क्यों है ना वो
जीबी के हार्ट क्लीनिंग सेक्टर से। उधर सही कहा, वू फेंग अपने टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी था, और सडनली कुछ चेंजेस के कारण वो एकदम क्रिपल हो गया, और फिर उसकी बड़ी बेटी भी अचानक से क्रिपल हो गई थी। वो दोनों बहुत पावरफुल थे, एक जीनियस थे, पर लेकिन देखो क्या हाल हुआ। मुझे नहीं पता कि उसने क्या क्राइम किया था जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन को मतलब कि छीन लिया गया और उससे उसकी होली मेडल की पोजीशन भी ले ली गई थी। आप होता कहता है, दादाजी हैप्पी बर्थडे, आपके लिए कुछ मतलब कि 5-6 रिफाइन की हुई पिल्स और कुछ एलिक्सर्स लेके आया हूँ जो कि बड़े कमाल के, जो कि आपकी क्यूआई को बूस्ट करने में मदद करेगी। ये लीजिए दादाजी, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। आपको ये गिफ्ट अच्छा लगा? वो कहता मुझे अच्छा लगा बेटा, वो देखिए इतनी कम उम्र में इसने 10 एलिक्सर्स को रिफाइन कर लिया, नॉट बैड। वो कहता है कि ये आगे चल के एक टॉप एल्केमी मास्टर भी बन सकता है। क्या बात है, वो तो जैसा कहते हैं सच में बड़ा पावरफुल है। तो डैडी इन्होंने क्या कहा कि एलिक्सर्स वगैरह क्यों है ना, आपने भी तो एक बार बनाया था। होता हाँ मैंने भी बनाया था। देख ग्रैंडपा, मैं आपके लिए सबसे कमाल का लॉन्गेस्ट स्टिक टेक्निक लेके आया हूँ कि मैंने ऑब्टेन की है, जिससे ये आपकी हेल्थ को और बढ़ाएगा। वो द लॉन्गेस्ट स्टिक टेक्निक, बाप रे, कहते हैं कि एक लेजेंडरी टेक्निक है, ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है। वो द आफ्टर ऑल यदि किसी के पास लॉन्गेस्ट स्टिक टेक्निक है और वो अपने ब्लड क्यूआई को साथ अगर इसे मिक्स कर दे तो उसकी जो पावर, उसकी डिजिटल एनर्जी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि तुम सच में कमाल के हो। वो द लॉन्गेस्ट स्टिक टेक्निक। वो कहता है कि किनार कहाँ है? मतलब वेल पिताजी, बात यह है कि हम देते हैं हमारी वाइफ और हम अपनी वाली वाइफ, और वहाँ पे आती है साली। वो कहती दादाजी हैप्पी बर्थडे, माँ ने ये आपके लिए कोट बनाया है और वो आपके लिए कई सारी मेडिकल बिल भी भेजी है। उधर ठीक है। वो कहते हैं कि पता नहीं गरीब लोग कहाँ से आ गए, मुझे पता चला कि वो यहाँ क्यों नहीं आई थी, इतना बेकार सा बर्थडे गिफ्ट है। वो कहती कि तुमसे तो अच्छा ही है, समझे, मेरी माँ सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो कहता बकवास करना बंद करो फादर इन लो, मैं आपके लिए सबसे कमाल की चीज लेके आया हूँ, मेरी गोल्ड के पिल्स। होता मेरी गोल्ड पिल्स, बाप रे ये बहुत पावरफुल होते हैं, वो भी 100 लेके आया है, नंबरलेस। सच में गू फैमिली ज्यादा कमाल की है। मतलब वेल मुझे जो आखिरकार लॉन्ग स्टिक जो टेक्निक मिली है वो भी बढ़िया है, और जो तुमने लॉन्ग स्टिक पिल दिया वो भी बढ़िया है, तब तक मैं अब जवान हो जाऊंगा। वो कहता फादर जरा इस चीज पे तो देखिए कितनी बेकार है, एकदम बेकार, से तो फेंक देना चाहिए, नौकर भी ना पहले। मैं तो बड़ा अच्छा कहती हूँ, तुम्हारे सेक्टर को थोड़े लोन की जरूरत है, तुम इतना बेकार गिफ्ट लेके आए हो मेरे पापा के लिए। वो कहता कि इसे फेंक दो, ये एकदम बेकार है, ये मेरे डैड की इंसल्ट कर रहा है। वो तुम कि ये हम अपने सच्चे दिल से लेके आए हैं, कृपया करके आप प्लीज इसकी इतनी तो बुराई मत कीजिए। होता ठीक है, लेकिन तुम्हारे थर्ड आंट को देखो ना, तो वो सबसे बढ़िया है, तुमने आखिरकार क्या ही दिया। तुम्हारे अंकल थर्ड आंट को देखो, वो कितनी कमाल, इसे ब्लेम मत करो। जैसा पता था, एकदम बेकार। लगता है कि ओल्ड मैन तुम जल्द ही मरने वाले हो, तुम्हारी निक जो है ना वो टूटने वाली है, तुम्हारे अंदर का जो पॉइजन है ना वो बढ़ रहा है। ये सुन के वो कहते क्या? वो कहता है एज रिजल्ट तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण तुम्हारे माइंड पे वो पहुंचा है, जिसके कारण तुम्हें सुनने में और देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, और उससे भी ज़्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस में भी बहुत स्लो है। ये सुन के वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? वो कहता है कि ये सही कह रहा है। और वो कहता है वहीं अगर मैं कहूँ ये लॉन्ग स्टिक पिल के बारे में, तो इसके अंदर पॉइजन ग्रास डाला हुआ है। पॉइजन ग्रास के कारण वो पॉइजन कम नहीं होगा, उल्टा वो पॉइजन ज़्यादा बढ़ेगा। इससे आपकी जो पावर है वो कम नहीं, उल्टा ज़्यादा नहीं, उल्टा कम ही हो जाएगी, और आपके मरने के चांसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुन के वो कहते हैं कि इसे कैसे पता? वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर ये पॉइजन ग्रास है? तुम कैसे कह सकते हो? इसे मैंने खुद उगाया है, तुम्हें आखिरकार इसे फालतू की बकवास मेरे लॉन्ग स्टिक पिल के बारे में नहीं कह सकते। वो कहता है जरा मुझे चेक करने दो। वो कहता है ठीक है आप चेक कर सकते हैं, बताइए जरा। वो कहता है हाँ ब्रदर, इस छोटे बच्चे ने सही कहा, इसमें है। ये सुन के वो कहते क्या? वो कहता पर लेकिन मैं इसे एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि इसमें एग्जैक्टली पॉइजन ग्रास डाला हुआ है क्या, ये हार्मफुल भी है या नहीं, पर लेकिन अगर तुम मुझे इसके 2-3 हिस्से दो ना तो मैं चेक कर सकता हूँ। वो कहता है कि डाल हुआ, आप प्लीज सच में केयरफुली चेक करिए, हमारे मैं अपने बाप को क्यों चोट पहुंचाना चाहूंगी, प्लीज मुझे भरोसा करो। देखिए यदि अगर ऐसा है ये पॉइजन का अगर सच में हार्मफुल है तो फिर सच में इसका क्या साइड इफेक्ट होंगे, थोड़े बहुत ही तो होंगे। तो यदि अगर तुम्हें इसके ऊपर स्टडी करने के लिए जरूरत पड़ी है तो तुम अपने नाम के वर्दी नहीं हो, एल्डर डैंग। ये सुन के वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे एल्डर डैंग के बारे में ऐसा कह रहे हो, ये एक मेजर है समझे। वो कहता जोकर हमेशा बस जोक करना चाहते हैं। यदि डांग वांग भी अगर श्योर नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि सच में कमाल की हो, तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल भी है, तुम यहाँ पे खड़े रहने के लायक नहीं हो। वो कहते अपनी बकवास करना बंद करो, मेरा हार्ट क्लीनिंग सेक्टर है ना वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, यहाँ तक कि ये 100 ऑफ पिल बस बड़े आराम से बना सकते हैं। ब्रदर इनको अपनी 5 इमोर्टल रेवोल्यूशनरी पिल दिखाओ। ये सुन के वो कहता है कि 5 इमोर्टल रेवोल्यूशनरी पिल ये बस कहानियों में सुनने को मिलता है, बेकार की बातें मत करो, तुम वो बस अपनी बस बकवास करना चाहते हो। तुम मेरी गू फैमिली को क्या समझते हो? हम एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बड़े आराम से बना सकते हैं, हमारी फैमिली की रेपुटेशन है। मतलब लिटिल लड़की देखो, बातें बड़ी बड़ी करना अच्छी बात है, पर लेकिन 5 रेवोल्यूशनरी पिल बनाना बच्चों का खेल नहीं है। वो कहता है किड तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम अगर पास अगर सेल स्टेपल हो तो दिखाओ, अदरवाइज तुम यहाँ पे मारे जाओगे।
वो कहता है यदि अगर मेरे पास है तो मैं दिखाऊं तो। ये सुन के वो कहता है क्या, कहता है देख बच्चे मैं तो मजाक कर रहा था, पर लेकिन तेरे पास है तो दिखा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो। और वो हमारा मेड उसे थप्पड़ मारता है पहले तो, वो कहता है तुम कमीने। वो कहता है फिर से मारता है कि ये ले अपने शब्द वापस ले, ये ले। वो कहता है कि कोई इसे मारो, इसे मेरे हिस्से से मारो। वो कहता है कि जैसी फैमिली वैसा हाउस, एकदम बेकार। हमारा मेंटर वहाँ पे पिल को नहीं चिक रहा था कि ये कचरा पिल तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो, सेकंड ग्रेट रिवोल्यूशनरी पिल, एकदम बच्ची है। वो वहाँ पे कहता है कि क्या, तभी वो कहता है कि रुको, और वो उसे उठाता है। वो कहता है एल्डर डैन। वो कहता है सर क्या हुआ। वो कहता है कि प्लीज़ 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 ऐसी बातें मत करो। वो कहता है कि क्या हुआ बुड्ढे। वो कहता है मेरे ख्याल से इसके अंदर से निकलने वाली प्योर एनर्जी ये सच में एक सेकंड ग्रेट रिवोल्यूशनरी सेलेस्टियल पिल है। मैंने इसे बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पर लेकिन सच में मैं इसे नहीं बना पाया। कोई 100 में से कोई एक ही बंदा ऐसा होता है जो कि इसे बना पाता है। हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट में ऐसा सच में कम है। सच में तुम बहुत ज़्यादा यंग हो बच्चे। वो कहता है कि क्या सच में ये सेकंड ग्रेट रिवोल्यूशनरी पिल है। बोलता मैं हैरान हूँ, कौन है तुम्हारा टीचर, मेरे दोस्त विच एक्सपर्ट, किस एक्सपर्ट ने इसे डिवाइन किया है, मुझे बताओ ना, मेरे बहुत सारे सवाल है, प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे टीचर को रिस्पेक्ट कर पेश करना चाहूँगा। वो कहता है कि हाँ सच में इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी तो होगा। सही कहा, सेकंड ग्रेड रिवोल्यूशनरी पिल है, इतनी आसानी से तो मिलती है नहीं। वो कहता है नो वंडर ये बंदा इतना एरोगेंट है, कोई बैकअप है इसके पीछे। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे इसे सेल कर सकते हो, मैं तुम्हें 10,000 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दूंगा, प्लस साथ में 5 मेडिकल हर्ब्स भी दूंगा लो क्वालिटी के, साथ में जेड ड्रैगन व्हाइट लोटस भी दूंगा। वो कहता है भाई भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए। वो कहता है कि अबे बकवास करना बंद कर, तू एल्डर डैन के अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन सच में मुझे वो पिल चाहिए। वो कहता है यंग मैं डेनिश माँ हूँ, ली फ्लाइंग ग्रेट सेक्टर से, हम भी थोड़े अमीर हैं, हम भी तुम्हें ऑफर करना चाहेंगे। तुम्हें 1 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, 7 रिफाइनमेंट स्टोन, 1000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, यहाँ तक कि 3 प्रॉमिस भी, जो तुम मुझसे मांगो बस तुम मुझे ये पिल बेच दो। ये सुन के वो कहता है इतनी सारी चीजें अगर ये से दे रहे हैं, सच में ये बड़ी कमाल की चीज है। अरे बाप रे, एक पूरा शहर खरीदने जितनी पावर रखेगा ये आदमी। उधर डोंट फॉरगेट उन्होंने 3 वादे भी किए हैं, मतलब कि ये कोई भी 3 वादे भी कर सकते हैं। वो कहता है कि फ्लाइंग ईगल्स सेक्टर जो है ना वो कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, डिवाइन कॉन्टिनेंट पे इसका नाम आता है। वो तो सही कहा। वो कहता है मैं दूंगा तुम्हें 3 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, ये काफी नहीं है तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। सुन के होता है क्या होता है, मैं तुम्हें माफी दे दूंगा, समझा, हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया हो जाएगा। बस मुझे तुम ये पिल दे दो, मैं तुम्हें ये जो थप्पड़ मारा ये भूल जाऊंगा। सच में मेरी गु फैमिली भी बड़ी कमाल की है। तो कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, पर आई थिंक तुम्हें ऐसी गु फैमिली को दे देना चाहिए। वो कहता मैंने कब कहा कि मैं इसे बेचना चाहता हूँ, ये सेकंड रिवोल्यूशनरी पिल है ना, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, मेरे लिए बड़ी प्रीशियस नहीं है, पर मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, बस तुम्हें इसे पढ़ने के लिए दिया है। मैं एक डिसेंट पर्सन हूँ, यदि कोई सवाल हो तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। ये सुन के वो कहता है कि एल्डर को गाइड करेगा, अब क्या एरोगेंस है इसके पास, सेकंड रिवोल्यूशनरी पिल है तो इसने अपने आप को क्या समझा है। वो तो सही कहा, हमारे एल्डर डेन को यहाँ पे गाइड करना चाहता है। उधर कि मैं हमेशा फेल रहा, मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, यदि अगर मैं सक्सेस हो जाता इसमें तो मेरे लिए सच में बेहतर की बात होती, पर ये आज मेरे हाथ में है। पर मुझे कई सवाल है जिसका सवाल मेरे को नहीं लगता तुम दे सकते हो क्या। वो कि तुम्हारे पास कोई पिल है मुझे वो दो। वो पिल लेता है और अपने पाव का और अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। ये देखिए वो कहता है 1 मिनट, हैंडिंग यूनिवर्स, ये टेक्निक तो बहुत कमाल की है, इसे परफॉर्म करने वाला आदमी एक पिल मास्टर होता है। होता है कि विदाउट फर्नेस के भी ये आदमी यहाँ पिल बना रहा है और पिल बना देता है। वो कहता है कि इसने तो इसका ग्रेड हाई कर दिया, ये सच में एक फर्स्ट ग्रेड एवोल्यूशनरी पिल बन चुकी है, ये इम्पॉसिबल है, तुमने इसे कैसे किया, प्लीज प्लीज मुझे बताओ ना। ये पिल, ये कौन सा पिल रिफाइनिंग का टेक्निक है भाई, ये बड़ा पावरफुल है। यदि अगर इसको 2 सिमिलर टेक्निक से मर्ज कर दिया जाना तो भी इतना पावरफुल नहीं है, ये एक लो ग्रेड की पिल ही बनेगी, पर लेकिन तुमने इसे बड़े आराम से एक फर्स्ट ग्रेड की रिवोल्यूशनरी पिल बना दी है। तुमने इसे किस प्रकार से इनहेंस किया है, मतलब कि दूसरे कभी समझ नहीं पाएंगे। मेरा ये मतलब नहीं है बस इसे एक एक करके रिफाइन करते रहना, लेकिन मैं इसे बड़े लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। पिल को देखो, स्टडी करो एंड देन फिर अपने आप को समझो। मिस, क्या ये बात सच है जो आपने कही थी 5 रिवोल्यूशनरी पिल के बारे में भी। वो ऑफ कोर्स ये बात सच है, इसने किया है। वो देख ब्रदर, तुम शादीशुदा हो या नहीं, एक बहन 18 साल की है, शादी करना चाहोगे। कहता साला चाल चल रहा है, अबे यार ये गलत बात है। होता हट 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 हट, सुनो सुनो भाई, देख मेरी भी एक बहन है भाई, मेरी एक बेटी है भाई, मेरी एक मौसी है, शादी कर लो प्लीज प्लीज। कहता है कि सॉरी यहाँ पे कोई मैच मेकिंग नहीं चल रहा है। कहता है कि एक्चुअली मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी कोई बेटी नहीं है, पर मेरी एक बहन है जो कि शादीशुदा नहीं है, उससे शादी कर लो। तो क्या तुम उसे अपनी कोकुम्बाई बनाना चाहोगे। वो होता है कि आपकी बहन है। तो अपनी वाइफ को कहता है कि सुनो यहाँ से चलते हैं। दादा उसे रोकता है कि अरे अरे ग्रैंड सन लो। वो तो ग्रैंड सन लो, मैं अगर तुम्हें ये पिल देना चाहता तो दे सकता, पर लेकिन अब मेरा मूड नहीं है। कुछ असासियंस उसे रोक लेते हैं, वहाँ पे हम देते हैं। गू फैमिली का हेड कहता है कि मैं तुझे एक चांस देना चाहता था, पर लेकिन तूने मेरी गू फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है, तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। देविश मेरा नाम भी गू नहीं, अटैक करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे डैन आता है।
वो कहता मिस्टर गु, क्या मेरा दोस्त है, प्लीज मुझ पे एक फेवर कीजिए। भले मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन इसकी जिंदगी अभी मेरी है। होप मिस्टर गु आप मुझ पे एक फेवर करें। बेटा दैन एल्डर, मैं आप पे एक फेस देता हूँ। द यंग फ्रेंड, प्लीज यहाँ से जाओ मत, आज रात को यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इस प्रकार से तुम मत जाओ। उधर ठीक है। देखिए मास्टर शिया, अपने दोस्तों के साथ अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बुरा ना लगे वो हो गया। पर लेकिन वो विश की तरफ हम देखते हैं, वो आदमी उसके पास आता है, वो कहता है मैं क्यों आके का उस सेंटेंस को बीट नहीं कर पाई। द कजन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारा बदला लेने के लिए। द कजन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। देखिए उन्होंने मुझे भी अनहैप्पी किया है, वो इस सिटी में आ चुके हैं पर यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। इसमें हमारी मदद इंस्ट्रक्टर हु कर सकते हैं। वो तो ब्रदर इन लो, आपने कहा था कि आप इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, मेरे ख्याल से अब वो गू फैमिली आपको टारगेट करी आज। मतलब मैं जानता हूँ, खुद गू फैमिली से हेड करता हूँ, गू फैमिली मेरा अगला टारगेट है। वो तो क्या ये टियान, यदि अगर हमने एल्डर डेन के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो आज रात का हम जूजियांग पेविलियन के जाके उस बैंक्वेट को हिल कर पाएंगे। ठीक है तुम लोग जाओ, मुझे अभी भी किसी चीज का ध्यान रखना है। हम देते हैं वहाँ पे वो अपनी लिंक यांग को बुलाता है, वो कहते कि मास्टर लिंक यांग इसकी कॉपी लो और इसे भेज दो। तो और मास्टर लॉन्गिस्टिक टेक्निक, लेकिन तुमने सही किया, ये एक मॉडिफाइड डीमन क्लैन के द्वारा टेक्निक थे। हाँ इसे भी चेक करना, इस लॉन्गिस्टिक टेक्निक और इसके इस पिल को, इन दोनों को कंबाइन करना। यदि कोई भी इसे लेता है तो वो अननोन तरीके से एक पपेट बन जाएगा। लगता है कि कोई प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे इन सब चीजों को कंट्रोल करने की। वैसे या मुझे नहीं पता, पर लेकिन मुझे बड़ी नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ रूम में सोने के लिए, लेट नाइट के लिए। हम देते हैं वहाँ पे बेटी बाजार में होती है, वो कहती है अरे ये तो वही दादाजी है। दादाजी होता है लिटिल गर्ल, तो आप यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा भूखा हूँ जिसके कारण मैं इस तरह से बैठा हूँ, मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास है खाने के लिए, आइए मॉम अगर हम इनका अपने साथ ले चले तो। दादाजी आइए हमारे साथ। हम देते हैं वहाँ पे सेंटेंस अपने रूम में सो रही थी, तभी वहाँ पे कोई आता है और सेंटेंस को उठा के किडनैप करके लेके चला जाता है। बैंक्वेट के अंदर हम देखते हैं वो कहता है तुम यहाँ पे एक ओल्ड डर्टी मैन को क्यों लेके आई हो। यंग मैन प्लीज यहाँ पे आइए इस तरफ। होते कि नुआन अब तक यहाँ नहीं आई है क्योंकि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। होते कि क्या, तो डोंट वरी वो ठीक है। देखते हैं उस किडनैपर की तरफ अटैक आता है पर वो बच जाता है। हम देते हैं वहाँ आता है अपना शुई, वो कहता है वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ द 9 क्लाउड सेक्टर मू मी प्रोटेक्टर मू। मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे किडनैपिंग करने के। इससे दूर होता है, वहां से भागने की कोशिश करता है, शुई उसका पीछा करता है जोर से, शुई उसके ऊपर अटैक करता है पर लेकिन वो बच जाता है, वो बचने लगता है। वो कहता है कि ओह अच्छा बाउंड्री, और वो वहाँ बाउंड्री लगा देता है। वो कहता है कि क्या कैसे, और वो वहाँ पे उसके पास होता है। वो कहता है ओरिजिनली बताता हूँ तुम यहाँ पे फोनिक्स बॉडी के लिए आए थे, पर लेकिन तब जब तुमने देखा कि यहाँ पे हार्ट क्लीनिंग सेक्टर की फोनिक्स के पास, यहाँ पे उस सेंटर्स के पास होली डॉटर बॉडी आ गई है, तो तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। तुमने यहाँ पे टिया किंग को जगह टिया किंग और गू मेंग के साथ मिलकर रिक्वेस्ट की, और तुमने यहाँ पे हमारी यंग मास्टर की साली को किडनैप करने की कोशिश की। क्यों है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ ना। मुझे जबकि अब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को छुपाऊंगा नहीं। देख मैं जानता हूँ ऑफकोर्स तुम्हारे बारे में, बस अभी ग्रेट एम्पर इलम के अंदर एंट्री किया है। कि मैं कभी किसी अननोन को नहीं मारता। तुम कौन हो? मैं हूँ शुई फैंग, द 8th स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स पवेलियन ऑफ द हेवनली पैलेस। वो कहता है हेवनली पैलेस, क्या तुम्हारे 9 क्लाउड मेरे 9 क्लाउड सेक्टर और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? हम एक कदम पीछे क्यों नहीं लेते? बोलते कि मेरे जो होल मास्टर है ना, उनका कुछ बिजनेस है तुम्हारे सेक्टर मास्टर के साथ, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम्हें मेरा नाम पता है। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा तो जाने नहीं दूंगा। वो कहता है अच्छा चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास कितनी पावर है, मैंने रूमर सुने हैं तुम्हारे बारे में। वो उसके ऊपर अटैक करता है पर लेकिन बच जाता है। हम देखते हैं वो वापस शुई के ऊपर अटैक करता है, शुई वापस बच जाता है, वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। इसी प्रकार से फाइट चल ही रही होती है बहुत ज्यादा। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे उसको टेलीपोर्ट करके वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं वो हमारे शुई उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है तुम लोग अपना नाम भी कभी पीछे छोड़ के नहीं जाते। कहता है कि मुझे अब अपनी असली पावर का इस्तेमाल करना होगा। कि सुना था द लीडर ऑफ द हेवनली पेविलियन, वो कितना पावरफुल होगा और आज देख भी रहा हूँ। मतलब मैं लीडर, किसने कह दिया? मैं जानता हूँ तुम 9 क्लाउड सेक्टर के 3 एक्सपर्ट्स में से एक होने के काबिल हो। और ज्यादा लिटिल सीरियस होना पड़ेगा। और वो अपनी पावर को रिलीज करता है अपने मल्टीपल क्लोन्स बना के, और सारे उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो उसके सारे क्लोन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, वो फिर से अटैक करता है, वो फिर से वापस जाता है। इसी प्रकार से अटैक पे अटैक कर रहा होता है। इससे बहुत दिक्कत आ रही होती है। वो अपनी पावर को पुश करता है। सच में तुम अपने रेपुटेशन के नाम के काबिल हो, तुम्हारे हाथों मरना सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम हमारे सेक्टर मास्टर को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब डोंट वरी, इसकी चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और वहाँ पे अपनी साली को लेके वहाँ से जाने लगता है। तो तुम वो इट्स ओके, आप सोती रहिए, और उसे वहाँ सुला देता है अंकल टियान कि अगर आप वहाँ होते तो आपके जीतने के चांसेस कितने होते? होता 90%। वो कहता है कि मैं उसके नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जीतने के चांसेस उसके कितने होते? होता 60%। तो आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो कहता है कि हम बैरियर के आउट साइड थे तो हम सही ढंग से देख नहीं पाते, पर लेकिन बहुत उन दोनों की जो पावर है वो दोनों ग्रेट एम्पर इलम पे है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इंसिडेंट नहीं होता ना, तो मे बी आई थिंक वो दोनों ही परफॉर्म इलम पे अपनी फाइट करे होते हैं। उसने
लॉन्ग स्टेबलाइज मू मिंग को शॉर्ट टाइम पीरियड में हरा दिया। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए मेरे भी चांसेस थोड़ी कम ही है। लेकिन ये बंदा देखने से मुझे बहुत ज्यादा युआन किंग जैसा दिख रहा था जिन फैमिली के। देखते हैं सीन आता है बैंक्वेट पे, जहाँ पे हम देखते हैं वो कहते हैं कजन क्या बात है, क्या आप और ज्यादा कंपटीशन कंटिन्यू करना नहीं चाहती? बोलते कि उसकी जरूरत नहीं है। बोलता हाउ टेरिफाइंग, लगता है ये हार चुकी है। बोलता मामा आपने कमाल कर दिया। होता एवरीवन, मैंने अपने आप को थोड़ा बेवकूफ़ बना दिया, जबकि अब से मेरी कज़न ये है ना यहाँ पे कंपटीशन करना नहीं चाहती, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे उनके हस्बैंड को, यहाँ सबसे टैलेंटेड बंदे को जो कि एल्केमी में माहिर है, मैं उनके कल्टीवेशन लेवल भी देखना चाहता हूँ किस लेवल पे है। कज़न इन लो, क्या तुम चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? उधर चीज़ें मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ, अपने बारे में सोच लो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल मत ही करना, क्योंकि तुम मारे जाओगे। उधर अरे कज़न शुक्रिया, मैंने हेवनली डाइंग टेक्निक मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, मेरे सबसे पावरफुल हूँ। तुम्हारे मेडिसिन तो मैंने ब्लॉक करके रखी है, चलो देखते हैं क्या तुम क्या कर सकते हो। वो उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, हमारा मेडे बस उसे एक उंगली से पीछे कर देता है। वो कहता है इम्पॉसिबल। उधर कज़न सच में आपकी स्ट्रेंथ तो बड़ी हिडन है, मैं एक मार्क्यूस लेवल पे होने के बावजूद भी आपसे पीछे हट गया। उधर ये बंदा तो बड़ा कमाल का है, मार्क्यूस लेवल को भी बस अपनी एक उंगली से हरा दिया। उधर पर लेकिन मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी अब लॉर्ड रिलम पे जाने वाला हूँ। वो तो सच टैलेंटेड लिंक दिया, इतने स्ट्रॉन्ग हो तुम, जितनी ज्यादा पावर का तुम इस्तेमाल करोगे उतनी ज्यादा मेरे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। मैंने तुम्हारे अंदर अपनी डार्क एनर्जी को डाला है, तुम नहीं बच सकते लिंक दियांग, आज तुम एशिया फैमिली के सामने ह्यूमिलेट हो गए। मतलब ब्रदर इन लो संभल के, वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि एक मिनट ये क्या हो रहा है, ये कोई रिएक्ट क्यों नहीं करा मेरे स्ट्रेंथ। हम देखते हैं वहाँ एक दीवार टूट रही होती है। वो कहती है कि मेरी क्यूआई एक्टिवेट हो चुकी है, मेरी मेडियन डिस्ट्रॉय हो रही है, और उसे वहाँ कुछ होने लगता है। वो देखिए ये क्या, उस पर्सन को क्या हो, वो कुछ कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, मेरी मेडियन। देखिए अगर यदि मैंने तुम्हारी एनर्जी तुम्हें रिटर्न नहीं की तो ये मेरे लिए सौभाग्य बहुत बुरी बात है। और उसके अंदर उसकी पूरी पावर डाल देता है। उधर नहीं, और उसकी वहाँ मेडियन टूटने लगती है और वो वहाँ पे तड़पने लगता है। वो कहते कि क्या हुआ? उधर युआन क्या हुआ? तो एल्डर डेन इसे चेक करो क्या हुआ। वो कहता है तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? वो कहता है उधर कि तुम इससे खुद क्यों नहीं पूछते, तो तुम मेरे सामने ब्लेम डाल रहे हो, इसे कैप्चर करो। उधर स्टॉप, इसके ऊपर ज्यादा रश मत करो। हम एल्डर डेन के द्वारा पूछते हैं कि क्या हुआ है, कोई ज्यादा इंजरी जो छोटी तो नहीं है। होते के बदशिया, आपका जो पोता है उसकी मीडियंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसकी एनर्जी स्टेबलाइज अनस्टेबल हो चुकी है। होते क्या ये क्रिपल हो चुका है? देखिए कुछ है इसकी बॉडी के अंदर, मुझे कह नहीं सकता। होते एल्डरडिन प्लीज कहो फ्रीली कि आपकी बेटी की मीडियन है ना वो ब्रोक हो चुकी है, पर लेकिन इसकी पावर जो है ना वो भी जा चुकी है। मैं देख सकता हूँ ये किसी पावरफुल टेक्निक का ही प्रैक्टिसिंग कर रहा था, जो कि इसकी मीडियन के लिए सही नहीं थी, और इसकी पावर अनस्टेबलाइज होने के कारण इसकी मीडियन टूट गई। वो अपनी उस पावर का इस्तेमाल, उस टेक्निक का इस्तेमाल अपने अपोनेंट पे करना चाहता था, पर लेकिन उस पावर का डिफेक्ट इसी के ऊपर आ गया, जिसके कारण क्या है कि वो पावर इसी के अंदर वापस चली गई, जिसके कारण ये मर गया। उधर सच में वो कहता मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहते कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पे लिटिया को कवर कर रहे हो, तुम एक अनभर्ती हो। हम देखते हैं उसका बाप आके उसे थप्पड़ मारता है कि तुम बेकार औलाद, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आप सबके सामने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप इस कंपटीशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कितना शर्मिंदगी की बात है। हाँ कर्मा कहता ना आता है वापस, लेकिन इन्हें एल्डरडेन को थोड़ा कुछ देना चाहिए था। वो एल्डरडेन एक हाई रिस्पेक्टेड पर्सन है, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और वैसे भी देखे ना, जो शिया फैमिली का जो एशिया यून है ना, इसने जो किया ना वो सच में गलत किया था। शिया फैमिली लगता है अपने सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पे पहुंच गई। लकीली पर्सन के पास भी स्ट्रेंथ थी, जिसके कारण वो बच गया था। हम देखते हैं आगे कंटिन्यू होता है। वो कहता अरे आप तो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, देखिए ये तो हेवनली डाइनिंग डिवाइन मेडिसिन है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिस मेडिसिन है, जो कि 1000 ऑफ स्पिरिट स्टोन में बिकती है। बाप रे क्या बात है, ये लीक फ्लाइंग गेट के पास चली गई। ताकि आप सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं इस ईस्टर्न शुई नेशन के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जियान सिटी जल्द ही डिमोलिश होने वाली है, डिसोल्ड रीजन के अंदर बदलने वाली है। डिसोल्ड रीजन एक एंडलेस पॉसिबिलिटी को अपने पास रखता है, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। वहाँ पे जाने से बंदा कुछ ही झटके में मारा जा सकता है। और डिसोल्ड रीजन जो है वो जियान सिटी के बड़ा पास ही है एक्सपीरियंस लेने के लिए। हर 100 साल में एक बार वहाँ का गेट खोला जाता है। फिर एक बार उस रीजन की पूरी मुसीबत को भी हटा देना तो भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत तभी भी रहेगी ही रहेगी। कि ये जो कंपटीशन मैंने आज रखा है ये चीज देखने के लिए कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि क्या आप वहाँ पे एंटर करने के काबिल हैं भी नहीं। तो देखिए ऑल शिया, आपने सडनली इस बारे में मेंशन कर ही दिया है, क्योंकि आपने आके काम में बताइए क्या वहाँ किसी हिडन ट्रेजर के लिए? उधर दैट्स राइट, वहाँ पे एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट मिला है, एक बड़ा कमाल का। ये सुन के वो था सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट, रीजन के बस थोड़ा सा 100 मील दूर ही एक माउंटेन है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी तलवार है। वो तलवार मतलब कि बहुत ज्यादा लंबा लंबा साउंड करी है, उसके अंदर से निकलने वाली प्यूरिफिकेशन एनर्जी वहाँ पे किसी भी डेविल, किसी भी इविल एनर्जी को अपने पास नहीं आने दे रही है। वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। मेरे ख्याल से वहाँ पे एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट हो सकता है, इसका एटलास 7th ग्रेड पे या 8th ग्रेड पे तो हो गई होगा। वो तो 7th या 8th ग्रेड का सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट ये इनफ है किसी नेशन को भी तबाह करने के लिए, सच में बड़ा पावरफुल होगा। और इसीलिए मैंने अपने बर्थडे पार्टी का यहाँ पे नाम रखा और आप सभी कल्टिवेटर्स को यहाँ पे बुलाया है इसी मैटर से बातचीत करने के लिए। यदि एक बार वो हमारे पास आ जाता है तो हमसे उसे शेयर कर सकते हैं और अपने नेशन और अपने सिटी का नाम ऊंचा कर सकते हैं। हम अपने नेशन को और पावरफुल बना सकते हैं। वो कितना सही कहा आपने, मतलब कि ऑल शिया, बट लेकिन एक थिंग है, एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है, जन इतने कैसे शेयर होगा? वो कहते कि जो सेक्टर मास्टर
भाई ने जो कहा वो भी सही कहा। वहाँ पे एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है और यहाँ जने इतने हैं, तो उसके भाग्य को भी डिपेंड करेगा। कल वो दिन है जब डिमोलिश मिस्ट जो है ना वो वहाँ पे कम हो जाएगी, थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो ये बेटर है कि वहाँ पे उसके अंदर जाके उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए मेरी एक और इच्छा भी है। किसी के पास भी वो आर्टिफैक्ट है, मैं चाहता हूँ कि वो बस अपने नेशन के लिए, अपने परिवार के लिए उसका इस्तेमाल करे, बुरे काम के लिए नहीं। वो देखिए आप एक राइटियस पर्सन है, हम आपको एडमायर करते हैं कि ये इवेंट है जिसके बारे में तुम कहना चाहते थे। वो यंग फ्रेंड इस सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की बात कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट की न्यूज़ है और ऊपर से उस रीजन को सरप्राइज करने की बात है। ये आखिरकार एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो तुम खुद मेरी बात को जरा समझने की कोशिश भी कर सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नए वीडियो में।